तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्या रोटेशनल डायनेमिक्स का हैशटैग लेक्चर नंबर 2। इसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने बात किया सर्कुलर मोशन के बारे में। क्या इसका मतलब, ये जो चैप्टर है वो डिवाइड है दो पार्ट के अंदर। एक था आपका सर्कुलर मोशन और एक आपका रोटेशनल मोशन। ये दो चैप्टर अगर मिला दिया जाए दैट्स कॉल्ड व्हाट रोटेशनल डायनेमिक्स। तो इसका पहले लेक्चर के अंदर हमने बात किया, इसके पार्ट 1 के अंदर सर्कुलर मोशन के बारे में इन डिटेल बात किया। 1-1.5 घंटे लेक्चर था, पूरा कवर कर लिया इन डिटेल, बेसिक्स लेके एडवांस तक जितनी चीज़ें हो सकती थी, जितने फॉर्मुले थे, जितने डेरिवेशन से सब आपने कवर कर चुके हैं। आई होप आपने देखा होगा वो लेक्चर। अब हम करने वाले का रोटेशनल मोशन आज कवर करेंगे और आज आपका चैप्टर क्या हो सिंपली तरीके से खत्म हो जाएगा। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, दो पार्ट में अपन उसको कर रहे हैं। आज को इसका लास्ट लेक्चर होगा, आज हम बात करेंगे इसके रोटेशनल मोशन के बारे में। तो कैसे आप सब करेंगे पढ़ाई, क्योंकि आपका आने वाला है आपका एग्जाम, तो पढ़ाई करते रहें। और आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर, उसको अच्छे देखेंगे, कॉपी वगैरह लेके बैठेंगे, फॉर्मूले को नोट करते रहेंगे, डेरिवेशन वगैरह को नोट करते रहेंगे, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आज पढ़ना क्या है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है। देखो आप पढ़ चुके हो व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन, आपको मालूम होगा। देखो मोशन कई तरह के होते हैं, मोशन क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। पहले कुछ बेसिक अपन समझ लेते हैं, फिर वी हैव टू स्टार्ट व्हाट डेरिवेशन और थ्योरी वगैरह कवर करेंगे। पहले समझ लेते हैं चैप्टर का हल्का सा बेसिक, क्योंकि वन शॉट वीडियो हो, चीज़ों को फास्ट करेंगे। एक लेक्चर में अपने ऊपर खत्म करना है पूरा चैप्टर, तो चीज़ों क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हल्का सा मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे और आप क्या करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रोटेशनल मोशन, देखो मोशन कई तरह का होता है, उसमें से एक आपने पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन। एक क्या होता है लीनियर मोशन, मतलब एक लाइन में होने वाला मोशन। मतलब ये कोई पार्टिकल है, ये इस तरह से आगे मूव कर रहा है, जो अपन करते हैं एक रोड पे अपन मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट लीनियर मोशन। एक लाइन में होने वाला मोशन, दैट्स कॉल्ड लीनियर मोशन। तो आप एक पढ़ चुके हो लीनियर मोशन, पढ़ चुके हो लीनियर मोशन। इसी तरह से आपने कल पढ़ा सर्कुलर मोशन, पढ़ा क्या पढ़ा आपने, सर्कुलर मोशन। हाँ सर, इसको पढ़ लिए थे। सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा मोशन जो कहाँ पर होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट सर्कुलर मोशन। आज हम बात करने वाले किसके बारे में, रोटेशनल मोशन बात करेंगे। रोटेशनल मोशन क्या होता है सर, ये सर्कुलर पढ़ लेते हैं, ये नया तरह का मोशन क्या है, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन मतलब क्या, रोटेशनल मोशन मतलब क्या, किसी एक्सिस के अलोंग होने वाला मोशन, किसी एक्सिस के अलोंग होने वाला मोशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट रोटेशनल मोशन। सर समझा नहीं, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मैं बोलूँ आपके पास एक डिस्क है, आपके पास क्या है, डिस्क, इसमें गाना सुनते हो डिस्क। तो वो जो डिस्क होती है वो बीच में एक खाली जगह होती है, बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। आपको जो डिस्क होती है बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। मान लो उसमें से एक रॉड डाल दो, एक पतली सी रॉड डाल दो या कोई एक वायर डाल दो, फिर उसको घुमाओ, फिर क्या करो, घुमाओ इस तरह से। देखो सिंपल तरीके समझेंगे, ये उसका डिस्क है, उसके बीच में क्या रहता है, जगह रहती है, सेंटर रहता है, उसमें से एक वायर डाल दो, ये डिस्क है और बीच में से एक वायर डाल दिया अपन ने। अब अपन घुमाएंगे इसको तो घूमेगा, किसका बीच में कौन है, एक अपना रॉड है, अपना कोई एक रॉड है, फिर कोई अपना वायर है, उसके अलोंग क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। मतलब किसी एक एक्सिस के अलोंग ये पूरा डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, समझिए। अरे आप अपनी उंगली डालते हैं उसके अंदर, आप उसके उंगली डालते फिर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो अपनी जो उंगली है वो क्या बन गई, अपनी एक्सिस बन गई। उसी तरह से अपन ने जो उसके अंदर रॉड डाला, जो अपन इसके अंदर जो वायर डाला, जिसके अलोंग ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। देखो इसके अंदर डालेंगे एक रॉड ऐसा, इसके अंदर डालेंगे अपन एक, और फिर क्या होगा, सिंपली घूमेगा। तो जिसके अलोंग घूम रहा है वो एक्सिस है। तो अगर किसी एक्सिस के अलोंग अगर मोशन होगा, अगर बॉडी का मोशन किसी एक्सिस के अलोंग होगा, उसको बोलेंगे अपन रोटेशनल मोशन, समझा। दूज मोशन विच इज टेक्स किसी एक्सिस के अलोंग, क्या होना चाहिए, किसी एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है उसको, जिस एक्सिस के अलोंग घूम रहा है ना, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है उसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी का रोटेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि इसमें से जो वायर गया था, जो रॉड गया था, वो था अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन था, समझे। मतलब सिंपल, कोई दिक्कत नहीं सर, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गए। तो अगर किसी एक्सिस के अलोंग होगा, अगर किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, किसी एक्सिस के अलोंग अगर बॉडी क्या करे, रोटेट करे, दैट्स कॉल्ड व्हाट रोटेशनल मोशन। और उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर, तो दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझे। एक आपको एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल बहुत तरह के। जैसे आपको मालूम है कि जो अपना अर्थ होता है, अर्थ को देखा, अर्थ को, ये अपना सन है और ये अपना अर्थ है। तो आपको मालूम है कि अर्थ एक सन के अराउंड मूव करता है, या आपको मालूम होगा सन के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। लेकिन कुछ एक दो तरह का मोशन होगा। एक जो अर्थ है, देखो ये अर्थ है और ये अपना सन है, तो अर्थ मूव कैसा करता है, कभी देखे, कभी ऐसा मूव करता है वो। मतलब एक तो वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन, और अर्थ ऐसा मूव करता है, वो अपने एक्सिस में क्या करता है, रोटेट करता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट रोटेशनल मोशन। ये अपना अर्थ है, अर्थ ऐसा भी घूमता है, अर्थ ऐसा घूमता है, समझ गए। तो अर्थ के पास होता है दो मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। ये अर्थ है
तो अर्थ के बीच में आती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कभी देखेंगे आपने, एक अर्थ है अर्थ, तो अर्थ के ना बीच में जाती है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन जाती है, एक एक्सिस होती है, उसके अराउंड में क्या करता है, अर्थ घूमता है, मतलब अर्थ के सेंटर से डाल दो एक पाइप डाल दो, क्या डाल दो, एक रॉड डाल दो, तो अर्थ घूमता है इस तरह से कुछ, देखे होंगे बहुत बार आपने। अर्थ क्या करता है, घूमता है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ, मतलब ये करता है एक तरह का मोशन, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन, समझे। कोई बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। समझिए, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के अंदर जब जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अलाउ रोटेट करती है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रोटेशनल मोशन। उस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, समझ गया। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, किसी अगर वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर करेगा तो सर्कुलर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन मतलब क्या, अगर वो एक लाइन पर करेगा दैट्स कॉल्ड लीनियर मोशन। तो लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल सब समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये डायग्राम बहुत फेमस रहेगा आपके उसमें बुक के अंदर, देखो ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ये क्या अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से एक मास को बांध दिए, यहाँ से एक दूसरा मास को बांध दिया, M1 मास, ये M2 मास है, यहाँ से एक तीसरा मास M3 मास बांध दिए। ये एक रॉड है, देखो ये सिंपली एक रॉड है, और यहाँ पर 3 मास मैंने यहाँ पे लटका दिया, मान लो यहाँ पे कोई चौथा मास M4 है, यहाँ पांचवा मास कोई क्या M5 है, ये और ये क्या आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझे। कोई देखो ये रॉड है और यहाँ से कुछ मास बांधे हुए, एक रस्सी से एक मास बंधा हुआ ये, एक बंधा हुआ ये, एक बंधा हुआ ये, एक बंधा हुआ ये और एक बंधा हुआ ये। अगर मैं इसको ऐसा घुमाऊँ तो सब क्या होंगे, रोटेट करेंगे। आप ये कर भी चुके हो, अगर देखो ये सब बंधे हुए M1 M3 ये सब बंधे हुए, अगर इसको ऐसा घुमाऊंगा तो ये सब के सब क्या करेंगे, घूमेंगे, किसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, इस रॉड के अलोंग, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, समझे। बहुत फेमस ये मतलब बहुत बार पेपर के अंदर आता है, देखो समझ गए। M1 M3 ये सब मास यहाँ से रस्ते से बंधे हुए, अगर इसको घुमाऊंगा तो सब मास क्या होंगे, देखो जब घुमाएंगे तो सब मास क्या होंगे, घूमेंगे, इस तरह से कुछ घूमेंगे, नहीं घूमेंगे। तो ये सब मास जो घूमेंगे किसके अलाउंग, इस एक्सिस के अलाउंग क्या करेंगे, सबके सब घूमेंगे, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रोटेशनल मोशन, समझ गए। तो ये बहुत फेमस आता है, ये इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रोटेशनल मोशन, समझ गया। एक होता है रिजिड बॉडी, क्या होता है, आप जैसा आपकी बुक के अंदर है, थ्योरी पार्ट है सब। एक होता है रिजिड बॉडी, क्या होता है रिजिड बॉडी, सर ये क्या है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, एक कोई बॉडी उसका नाम क्या, रिजिड बॉडी, दैट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। ये क्या सर, देखो कोई भी बॉडी का अगर 2 पार्टिकल फिक्स है, मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी क्या एक बॉडी है, अगर बॉडी है एटम से बना होगा, पार्टिकल से बना होगा, तो अगर कोई दो पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस है, मान लो ये ए पार्टिकल है, ये क्या बी पार्टिकल है, इनके बिटवीन कोई डिस्टेंस डी है, क्या कोई डिस्टेंस डी है, समझ गए। अभी रुका हुआ है, अगर ये मोशन के अंदर आ जाए, अगर ये मोशन के अंदर आ जाए या अगर ये रोटेशनल मोशन के अंदर आ जाए, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। मतलब ऐसा कोई बॉडी, अरे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बॉडी डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल जो इनिशियली हो वो फाइनल भी हो, मतलब कि बिफोर रोटेशन जब ये रुका हुआ है तो ये पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डी है, जब मोशन के अंदर हो तो ऐसा ना हो कि इनका डिस्टेंस क्या हो जाए, चेंज हो जाए, जो कि आपको मालूम है नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, देखो डिस्क रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क के अंदर जो 2 पार्टिकल का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला, सिंपल तरीके से। तो वही मतलब आपको इसने बोला ऐसा कि अपन जो बॉडी लेंगे वो क्या होना चाहिए, कभी भी रिजिड बॉडी होना चाहिए। मतलब सर, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल शुड बी कांस्टेंट बिफोर और आफ्टर मोशन, मतलब कि जब रुका हो तब डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल जो रहेगा वही रहना चाहिए आफ्टर द मोशन, वो चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रिजिड बॉडी। समझ गए व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना नोट कर लेंगे, समझ गए। व्हाट इज अ रोटेशनल मोशन, किसी एक्सिस के अलाउंग होगा तो उसको बोलेंगे अपन क्या, रोटेशनल मोशन। उस एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, जिसके अलाउंग बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, दैट्स कॉल्ड व्हाट रोटेशनल मोशन, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लेंगे। अब चालू करेंगे अपन यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है सर, ये नया टॉपिक क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट, समझेंगे। देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स मीन आई, इट मीन आई, ये आई होता क्या है सर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, देखो बहुत सिंपल है। आपको मालूम है कि बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, हाँ से समझ गए, रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके अलावा क्या करेगी, बॉडी रोटेट करेगी। अब लफड़ा ये है कि 2 बॉडी रोटेट कर रही है, मालूम कैसे पड़ेगा कि ये तेज है कि स्लो है, कौन तेज कर रहा है, कौन स्लो भागेगा, कौन तेज भागेगा, मालूम कैसे पड़ेगा, कौन सी क्वांटिटी बताएगी कि इन दोनों बॉडी के अंदर कौन तेज भाग रहा है। इसमें एग्जांपल ले लिया जाए, आपके पास एक रिंग है, क्या आपके पास एक रिंग है और आपके पास एक डिस्क है। आपको मालूम है जो डिस्क होता है वो पूरा भरा होता है, ये तो आपको मालूम होगा। रिंग होता है, आपको मालूम होगा रिंग कैसा होता है, गोल गोल, शादी में काम आता है, हाँ सर। तो रिंग है और ये डिस्क है, ये क्या आपके पास डिस्क है, डिस्क पूरा भरा होता है, सिर्फ बीच में खाली जगह होती है। तो अगर इसके अंदर एक डाल दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए एक रॉड डाल दो, एक पाइप डाल दो,
और इसके अंदर डाल दो एक पाइप और एक रॉड डाल दो। अब दोनों घुमाओ, अब दोनों को सिंपली घुमाओ ओमेगा से, ओमेगा मतलब घूमेगा ना, दैट्स कॉल्ड ओमेगा। तो इन दोनों घुमाओ तो क्या होगा, फिर ये दोनों घूमेंगे, कौन तेज भागेगा, सोचो जरा कौन तेज भागेगा। ये रिंग है, इसको मारो धक्का तो कौन तेज भागेगा, और इसको मारेंगे तो कौन तेज रोटेट करेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस रोटेशन, कौन तेज भागेगा, किसका रोटेशन ज़्यादा होगा। आप बोलोगे सर ये रिंग काफ़ी लूजली है, काफ़ी हल्का है तो ज़्यादा भागेगा नहीं, डिस्क भरा भरा है काफ़ी तेज़ भागेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। डिस्क जो काफ़ी तेज़ भागेगा, काफ़ी तेज़ का क्या होगा, रोटेशन होगा, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसका रोटेशन ज़्यादा है, इसका रोटेशन क्या है, कम है। तो कौन बताए, तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी बताओ जो बताए कि जैसे आप अपने मालूम पड़ गया कि ये ज़्यादा से कम है, तो ऐसी साइंस के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी आई जो बताएगी कि इन दोनों में से कौन तेज भागेगा। तो कौन आया फिर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको बताता है कि इन दोनों बॉडी के अंदर किसका रोटेशन ज़्यादा है, किसका रोटेशन ज़्यादा है और किसका रोटेशन कम है, समझ गए। दैट्स कॉल्ड व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला होता है, इसको आई क्या लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, कितना होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, समझ गए। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है मास, इन दोनों मास का देखो फॉर्मूला जो है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए सर। तो जो आई है वो एम के क्या है, डायरेक्टली दिख रहा है आपको, एम के कैसा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन दोनों में से जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब वो तेज भागेगा, वो तेज रोटेट करेगा। समझ देखो बहुत खतरनाक कंसेप्ट होता है, टीचर्स यहाँ पर मतलब अच्छे बता नहीं पाते, या कोई टीचर बताते हैं टाइम नहीं होता तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते, सिर्फ लिखा देंगे आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये होता क्या किसी को मालूम नहीं है। आपको अपने दोस्त लोग से पूछना व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, या जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे पूछना तो वो बता नहीं पाएंगे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये फील है, ये क्या एक अंडरस्टैंडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, समझे, ये फील देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो आई एम के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास जितना ज़्यादा होगा वो तेज भागेगा। ये इसका मास हल्का है, अरे खोखला है बीच में, यहाँ इसमें पूरा भरा हुआ है, इसका मास ज़्यादा है तो ये तेज भागेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए। और एक होता है आर, एक क्या होता है आर, आर मतलब क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड व्हाट। इसको बोलो, आप बोल दो रेडियस बोल दो, क्या बोल दो आप बोल दो रेडियस बोल दो, या फिर बोल दो कि इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दी आउटर मोस्ट जो सरफेस है वहाँ तक का डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड रेडियस, और दैट्स कॉल्ड व्हाट आर। समझ गए। आर दोनों का सेम था तो कोई लफड़ा नहीं था। आर जितना ज़्यादा होगा अपना रोटेशन उतना ज़्यादा होगा, समझे, आर जितना बड़ा होगा रोटेशन उतना ज़्यादा होगा। ये फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मैं लिख दिया शॉर्टकट फॉर्मूले में आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है, इट इज अ डिफाइन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइन एज। अब देखो इसको डिफाइन करने का एक तरीका और होता है, इस तरह से कुछ देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब बुक के अंदर ऐसा किया हुआ है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो यहाँ से एक मास बंधा हुआ है m1, उसका डिस्टेंस r1, यहाँ से देखो एक मास बंधा हुआ है m2 और उसका डिस्टेंस है r2, यहाँ बंधा हुआ एक मास उसका m3 और वो है आपका r3, और ये सिंपली क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अलॉन्ग देखो मैं बोलता हूँ डायग्राम हरदम काम आएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये m1 m2 m3 इसको घूम रहे, सब घूम रहे। इसके अलॉन्ग क्या करें, सब ऐसा घूम रहे, इसको घुमाएंगे ऐसा करके, सब क्या करें घूम रहे, सब मास क्या हो रहे घूम रहे अबाउट इट्स एक्सिस, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मास m1, तो इसका आई कितना होगा, देखो यहाँ लिख लेंगे, हियर यहाँ से लिख लेंगे ना m1 m2 m3 r, या ऐसा बोलते mn, क्या बोलते इसी तरह से mn। एक कोई मास होगा, ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, एक मैं तो 3 लिया, ऐसे बहुत होंगे, बहुत, अरे m1 m2 m3 4 ऐसे मान लो mn, n नंबर्स ऑफ क्या है, देखो m1 m2 m3 and mn are the masses, are the masses of a body, masses of a rigid body, masses of a rigid body लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है rigid body, and इसे लिख लेंगे R1। इसे आप लिख लेंगे, वन शॉट वीडियो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूले डेरिवेशन वगैरह बताऊंगा, इसे आप खुद से कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो हल्का मैं लिख देता हूँ फिर भी, R2 R3 एंड Rn बी द व्हाट इसको बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो इस सब के सब कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो सबके सब कैसा है, इससे कैसे है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। तो बोल दो इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ गए। तो देखो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, देखो m1 r1 स्क्वायर, देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2, देखो सिंपल एकदम m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, डेट इसी तरह से करते रहेंगे mn rn का स्क्वायर, समझ गए। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसा लिखो, या फिर देखो सबको ऐड ही तो करना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो लिख दो समेशन ऑफ m1 r1 का स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ लिख देंगे, i इक्वल टू 1 से लेके, देखो i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, कहाँ तक n तक,
मतलब जो जो आपने ये लिखा है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। मैं तो ये लिखता हूँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है। बस हमेशा मतलब यही सबको ऐड कर लोगे तो दैट्स कॉल्ड m1r² और यहाँ लगा देंगे i = 1 से लेके कहाँ तक n तक, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? फॉर्मूला क्या है? mr²। फॉर्मूला क्या है? mr²। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, एकदम सिंपल है, दैट्स कॉल्ड mr²। ये कोई क्वांटिटी है तो स्केलर या फिर वेक्टर कुछ होगी। ये स्केलर क्या है? सिंपली ये स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिंपली आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। सिंपल क्या करना है इसको ऐड, क्या करना सिंपली देखो ऐड कर ली सिंपल तरीके से, दैट्स कॉल्ड व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर होती है, ये डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। इसका वो निकालना है आपको, फॉर्मूला क्या है? i = mr² ना, इसका निकाल लो, यूनिट निकालो। यूनिट क्या होगा इसे आपको पेपर में पूछता है। m मतलब मास, मास किस में होगा? केजी के अंदर। r मतलब डिस्टेंस, किस में नापोगे? मीटर नापोगे, मतलब मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर बी द यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डायमेंशन वगैरह निकाल लो, इसे पेपर में पूछता है। ऐसा पूछेगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफाइन इट्स, राइट द फॉर्मूला, राइट द डायमेंशन और राइट द यूनिट। सब आपको लिखने रहेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो सिंपल तरीके से। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो केजी का क्या होता है? m1। क्या होता है केजी मतलब मास, मतलब m1। और r किस में नापोगे? डिस्टेंस, लेंथ पे नापोगे ना, मतलब L2। तो m1 L2, समझे कि m मतलब मास किस में? m1 में। r मतलब डिस्टेंस किस में नापोगे? लेंथ में नापोगे, मतलब L2। m1 L2 बी द डायमेंशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बी यूनिट व्हाट? केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर यूनिट डायमेंशन। स्केलर क्या होती है? क्वांटिटी होती है। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये सिंपली आपका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। समझ गया पूरा कंसेप्ट? अब यहाँ पे लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है किस पे? मास पर और r पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है किस पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन में डिपेंड करता है। समझिए? इसे आप पढ़ सकते हो, आपका खत्म हो गया टॉपिक। दैट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला पकड़ लेंगे ये फॉर्मूला, और इसको याद रखेंगे। ये डिफाइन कर दिया मैंने, फॉर्मूला यूनिट सब लिख दिया मैंने, सब यहाँ पे लिख दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली याद रखिए फॉर्मूला m1r² + m2r2² + m3r3², या फिर इसका याद रखिए mr²। m क्या आपका मास है, r विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको नोट करेंगे। अब करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक रोटेटिंग बॉडी की। आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? आपको देखो बेसिक मैंने बहुत सारा लिख दिया हूँ। देखो आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv²। हाँ सर याद है, हाफ mv²। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लीनियर बॉडी। अगर कोई बॉडी है उसका मास m है और v से भाग रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m। ये आपको मालूम है कितनी होगी? हाफ mv² होगी। दैट्स कॉल्ड लीनियर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पढ़ना है अपने को रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी रोटेशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या? जब बॉडी क्या कर रही हो? रोटेशन कर रही हो, तब क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? क्या काइनेटिक एनर्जी वही होगी, कुछ और होगी, कुछ और होगी। क्या होगी? कुछ और होगी। आपको मालूम है आपने पढ़े सर्कुलर के अंदर पढ़े थे, देखो सब पढ़े, तो वहाँ पे वही यहाँ पे थोड़ा काम आएगा। याद है कि नहीं? देखो भूल गए? आपको हल्का से याद दिलाऊं, कल आपने पढ़े थे सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़े थे, कल पढ़े थे किसके अंदर? सर्कुलर मोशन के अंदर, कि यहाँ पर अपने पास लीनियर, देखो लीनियर और यहाँ पर एंगुलर। एंगुलर मतलब होता है किसके अंदर? सर्कल के अंदर अगर मोशन होगा तो दैट्स एंगुलर। लीनियर मतलब एक लाइन के अंदर। तो एंगुलर, और इसमें पढ़े थे अपन ने, यहाँ पर होता था डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, वहाँ होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ लगाते रहो सिर्फ एंगुलर लगाते रहो। यहाँ होता था वेलोसिटी, वहाँ होता था एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ होता था एक्सेलरेशन, वहाँ होता था एंगुलर एक्सेलरेशन। याद है कल पढ़े थे अपन ने? हाँ सकता याद है। अब देखो यहाँ पर होता है फोर्स, यहाँ क्या होता है? फोर्स होता है। वहाँ पर क्या होता है? टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क होता है। पढ़ेंगे आगे, अभी आगे पढ़ेंगे। टॉर्क होता है। उसी तरह से देखो, और यहाँ पर से F = ma होता है, F = ma होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, यहाँ मास और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास होता है तो यहाँ पर होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। रोटेशन के अंदर मास नहीं होता, क्या होता है? आई होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ जो रोल यहाँ पर मास करता है, वहाँ पर एंगुलर के अंदर और रोटेशन के अंदर कौन करेगा? आई करेगा, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। समझ गया? इतना समझ लो, चीज़ आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। समझ गए? इतना देखो, ये लीनियर के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv² थी ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला देखो, ये डेरिवेशन तो आएगा, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के वक्त। न्यूमेरिकल्स के वक्त पूछेगा कि फाइंड द रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप फॉर्मूला भूल गए हो कि फॉर्मूले बहुत हो गए, आपको मालूम है। इसके पहले बहुत सारे फॉर्मूले लिखा है मैंने, आज बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले, तो फॉर्मूले बहुत हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, ट्रिक आपको याद रखना है कि आपको कैसे आंसर आ जाए। देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है किसके अंदर? लीनियर के अंदर। तो रोटेशन के अंदर क्या होगी? देखो एकदम सिंपल, हाफ mv² ना। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी रोटेशन के अंदर? हाफ, तो हाफ ही रहेगा। लीनियर के अंदर मास आता था, और एंगुलर के अंदर क्या आता था? एंगुलर और रोटेशन के अंदर क्या आता था? आई आता था। समझे? एंगुलर और इसके अंदर रोटेशनल के अंदर मास के अंदर क्या आता है? आई आता है, तो ये आई बन गया। इसमें आता है वेलोसिटी, यहाँ आता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी खत्म। हाफ i ω² बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। याद हो गया? देखो निकाला कैसे मैंने, सिंपल तरीके से। हाफ i ω² बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। इतनी होगी। अब वो तो आपने समझ गए फॉर्मूला, अब इसको ड्राइव भी कर लेते ना। 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का पेपर में आपको आएगा। देखो
मैंने सब लिख दिया आपको ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये क्या बोला है, द रिजिड बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिजिड बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेड ऑफ लार्ज पार्टिकल। मतलब ये डायग्राम आपको बोला था, याद कर लो, ये देखो ये डायग्राम और इतना, ये हर डेरिवेशन के अंदर करना है आपको, हरदम मैं लिखूंगा नहीं, ये डेरिवेशन के अंदर ये डायग्राम और इतना, हर डेरिवेशन के अंदर शुरुआत के अंदर डायग्राम, और ये एकदम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, एकदम सेम रहेंगे। देखो एक सेम डायग्राम रहेगा हर डेरिवेशन के अंदर। एक M1 उसका डिस्टेंस R1, M2 R2 डिस्टेंस Mn, और Rn क्या इसका डिस्टेंस। ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे ना, तो M1 M2 M3 मैंने लिया Rn, M1 M2 इस तरह से Rn, तो M1 R1 उसका डिस्टेंस, M2 R2 विदाउट उसका डिस्टेंस Mn, और उसका डिस्टेंस क्या है Rn। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कर क्या रहे, ओमेगा से घूम रहे, क्या हो रहे, दैट्स कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सबको घुमाए, इसको पकड़ के से घुमाओ, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रोटेशनल मोशन अबाउट इस एक्सिस। ये क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका नाम क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन नाम है, इसका नाम क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये सब बॉडी क्या हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो लेट M1 M2 Mn बी द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल एट सिचुएटेड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब ये क्या है, सबके सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, R1 R2 एंड Rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ गए, तो इतना आपको हर ये और ये हर क्या करना है, आपको कॉपी करना है हर डेरिवेशन के अंदर। समझ गए, इतना सिंपल। अब आप निकालेंगे कि जब ये रोटेट करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, निकालेंगे। आपको मालूम, देखो वी नो दैट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उसको करेंगे, वी नो दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी होती थी लीनियर के अंदर वो कितनी होती थी, हाफ mv²। इतनी काइनेटिक एनर्जी होती थी किसके अंदर, लीनियर के अंदर। हाँ सर, ये अपने याद है, हाफ mv² होती थी। लेकिन अब यहाँ और देखेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि v इज इक्वल टू क्या होता था, r ओमेगा। आपको कन्वर्ट करना है लीनियर को किसके अंदर, एंगुलर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता था। हाँ सर, तो पुट कर दो, सिंपल एकदम, कुछ नहीं करना है आपको। v इज इक्वल टू r ओमेगा, आपने कन्वर्ट करना है लीनियर को एंगुलर के अंदर ना, तो देखो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा आ गया अपना एंगुलर, v इज इक्वल टू r ओमेगा, कितना, देखो हाफ m r² ओमेगा² हो गया, हाफ m r² ओमेगा²। देखो अब काइनेटिक एनर्जी, अब अपन देखो ये जो पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, उसका मास m1 है तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट होगी, हाफ उसका मास कितना m1 r1 ओमेगा²। समझ गए, ओमेगा सेम रहेगा, देखो ओमेगा डिफरेंट के सेम रहेगा, ओमेगा सबका सेम रहेगा। एमसीक्यू के अंदर बहुत बार आ चुका है, जब पार्टिकल रोटेट करेंगे तो सबका एंगुलर क्या होगा, सेम होगा ना। जैसे देखो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये 30 डिग्री मुड़ा, एंगुलर मतलब ये याद है एंगुलर कितना, डी थीटा बाई टी, टाइम के साथ कितना एंगल चेंज हो रहा है, टाइम के साथ कितना एंगल चेंज हो रहा है। तो जब ये 30 डिग्री मुड़ेगा तो सब के सब क्या होंगे, 30 डिग्री मुड़ेंगे। जब ये 60 मुड़ेगा तो सब के सब 60 डिग्री क्या होंगे, मुड़ेंगे। मतलब सबका एंगुलर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबका याद रखना, रोटेशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन देखो देखो ये जो सेम रहता है, क्या सर ये भी सेम रहेगा, सेम कब, अगर R सेम रहता है तो ये भी सेम रहता है। लेकिन R क्या देखो डिफरेंट है ना, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। मतलब R डिफरेंट होने की वजह से अपना V क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब लीनियर वेलोसिटी आर डिफरेंट बट एंगुलर वेलोसिटी इज सेम इन दी रोटेशन। मतलब जब बॉडी क्या करती है, यहाँ इंपॉर्टेंट डाल देंगे, हैशटैग करके डाल देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन अ बॉडी डूइंग अ रोटेशनल मोशन लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल बट एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है पूरे मोशन के अंदर। लेकिन आपका जो लीनियर है वो क्या होता है, डिफरेंट। ये एमसीक्यू के अंदर कितनी बार आ चुका है, बच्चे घूमते कि क्या है, कौन सा क्वेश्चन आ गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जब रोटेशन होगा तो एंगल सबका सेम होता है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन v क्या होता है, डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ सबका रेडियस अलग अलग है। समझ गए सर। देखो तो उसको मैंने, इसलिए मैंने ओमेगा लिखा, क्या लिखा, ओमेगा लिखा, क्योंकि सबका क्या है, सबका सेम रहेगा तो मैंने ओमेगा लिख दिया। इसी तरह से देखो ये फर्स्ट पार्टिकल की होगी, सेकंड की क्या होगी, इसी तरह से देखो हाफ होगा, उसका मास m2 होगा, उसका रेडियस r2 होगा, ओमेगा² सेम आएगा। उसी तरह से जो थर्ड का होगा, फोर्थ का, इसे n का क्या होगा, फिर देखो हाफ होगा, उसका मास mn होगा, उसका rn होगा, rn² ओमेगा²। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह rn होगा। तो टोटल कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, टोटल कितनी होगी, तो होगी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह से क्या होगी डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी n पार्टिकल। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। फर्स्ट कितनी थी, हाफ। देखो बहुत सिंपल डेरिवेशंस हैं, इसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे और आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है सर। गलती करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। देखो तो ये आ गया हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा² हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत, कुछ कांस्टेंट निकल रहा है, देखो हाफ और ओमेगा कांस्टेंट निकल रहा है, निकाल दो। तो हाफ ओमेगा² निकल गया कांस्टेंट, तो बचा क्या, m1 r1² प्लस m2 r2 का स्क्वायर mn
आर एन का स्क्वायर। और लेकिन आपको मालूम है सर ये कुछ तो होता है, पढ़ के आए थे, याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r2 स्क्वायर mn। हाँ सर याद आ गया, दैट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डेडेड डैश mn स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई फॉर्मूला क्या था, mr स्क्वायर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डेडेड डैश mn। हाँ सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हाफ इस पर लिख दो आई फिर लिख दो ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बी दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकल गया, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर, निकल गया आपका व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दैट इज आवर डेरिवेशन ऑफ 3 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए आता है, 3 नंबर के लिए आपके पेपर के अंदर आएगा, आपको छोड़ना स्कूल को भी नहीं, एकदम सिंपल है ना, स्टेप देख लो, एकदम सिंपल हलवा। ये तो हरदम कांस्टेंट रहेगा। मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम स्क्वायर होती है। फिर मैं बोला इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, एंगुलर के अंदर, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, उसको पुट कर दिया सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। फिर मैं लिखा इसके लिए लिखा m1 के लिए सिंपल तरीके, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फिर इसके लिए लिखा काइनेटिक एनर्जी 2, इसके लिखा काइनेटिक एनर्जी n, सबको मेरे को टोटल चीज़ कितना होगा, काइनेटिक फर्स्ट सेकंड, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी n पार्टिकल के लिए सिंपल ऐड कर दिया। मैंने बोला कि हाफ ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर निकालो, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डेड डैश mn स्क्वायर, और ये होता है क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर डेड डैश mn स्क्वायर, दैट बी द व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपल आपका आंसर आ गया। और आपको याद रखना है फॉर्मूला बाय यूजिंग दैट मेथड, समझे, फॉर्मूला आपको आना चाहिए सब चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आपको चीज़ें समझ में आएगी नहीं, तो चीज़ों को रिपीट करो, आपको चीज़ें क्या होगी, दिमाग में बैठेगी, और सब सिंपल है, सबका एकदम सिंपल। तो नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये इतने नंबर का डेरिवेशन आपको 3 नंबर के लिए आ सकता है, इसको नोट कर लेंगे। करने का भी बहुत सारे और डेरिवेशन सॉल्व करना है, इसको नोट करेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट्स कॉल्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। अगर टॉर्क एक्ट करेगा तो बॉडी के अंदर कितना टॉर्क आएगा, कितना टॉर्क आएगा, क्या करना है आपने समझना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। पर समझेंगे टॉर्क क्या होता है, ये टॉर्क क्या है सर, कुछ नया दिख रहा है टॉर्क। देखो यहाँ पर फोर्स आता है, यहाँ पर कौन आता है, टॉर्क आता है। लीनियर के अंदर जो काम फोर्स करता है, रोटेशन के अंदर वो काम कौन करता है, टॉर्क। जो काम करता है लीनियर के अंदर फोर्स, एंगुलर के अंदर और रोटेशनल के अंदर वो काम करता है टॉर्क। समझे, समझ में आया कि जो करता है लीनियर के अंदर, जो काम फोर्स करता है, जैसे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ किसके अंदर, लीनियर के अंदर, तो रोटेशन के अंदर फोर्स का काम कौन करता है, टॉर्क। कौन समझे, कौन करता है, टॉर्क करता है। टॉर्क काम करता है एज अ फोर्स इन द रोटेशनल बॉडी। इतना को समझ में आया सर, कुछ अच्छे समझाओ। देखो पहले एक डेरिवेशन, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि टॉर्क होता क्या है। इसको ड्राइव करने 2 तरीके, जो अच्छा तरीका है उसको मैं बताता हूँ। देखो पहले समझो टॉर्क क्या होता है, तो फील लो कि टॉर्क का टॉर्क बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ाया जाए तो आधा घंटा लगेगा इसको पढ़ाने के लिए, लेकिन चूंकि 1 शॉट वीडियो है तो उसको खत्म करेंगे जल्दी से। देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क मतलब टाउ, ये होता क्या है, आपको समझ में आया कि किसके अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स के बदले कौन आता है, टॉर्क आता है। टॉर्क काम करता है एज अ फोर्स इन व्हाट, रोटेशन के अंदर। सर टॉर्क होता क्या है, देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है। देखो टॉर्क का क्या होता है, फॉर्मूला। टॉर्क काम कैसा, काम क्या है, टॉर्क का काम क्या है। देखो बॉडी को रोटेशन कराना है, बॉडी को क्या करना है, रोटेशन कराना है। तो आप क्या करोगे, मतलब सर देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, और ये रॉड ना फिक्स है, ये रॉड यहाँ से क्या फिक्स है, यहाँ से खिल्ला डाल को इस रॉड को फिक्स कर दो। ये कोई रॉड है, इसको यहाँ से ऐसा खिल्ला मार के फिक्स कर दो, ठोक के। देखो इसे खिल्ला मारा हूँ, वैसे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक स्क्रू क्या करना है, फिक्स करना है, दैट्स कॉल्ड एक्सिस रोटेशन। यहाँ से एक्सिस, एक कोई रॉड लो, इसको यहाँ से फिक्स कर दो। अब ये रॉड क्या हो चुका है, यहाँ से फिक्स क्या हो गया, फिक्स हो गया, टाई हो गया, दैट्स कॉल्ड टाई हो गया। क्या हो गया, यहाँ से फिक्स हो गया, क्या हो गया, यहाँ से फिक्स हो गया। ये एक एक्सिस गई ना, यहाँ से एक्सिस गई, उससे ये रॉड क्या हो चुका है, फिक्स हो गया। ये जो एक्सिस गई ये बोर्ड के अंदर, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, जो फिक्स हुई है, दैट्स कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर आपको उसको घुमाना है, इसके इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपको उसको घुमाना है, इसको रोटेट कराना है, इस एक्सिस के जो ये मार्कर के ये जो एक्सिस है, इसके अलॉन्ग अगर आपको उसको घुमाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ फोर्स लगाओगे, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एक फोर्स लगाओगे। तो आपको यहाँ पर बोलना है क्या, मतलब टॉर्क, क्या बोलना है आपको, टॉर्क बोलना है। देखो फोर्स लगाओगे ना, आप जानते हैं फोर्स लगाएंगे सर, यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा, तो आप यहाँ से फोर्स लगाओगे। कैसी फोर्स लगाओगे, ऐसे लगाएंगे फोर्स सर, खटक करके। और मान लो ये इसका डिस्टेंस आर, क्या इसका डिस्टेंस आर है, तो आप ऐसे फोर्स लगाओगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं टॉर्क। मतलब आप जो फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर क्या आएगा, रोटेशन आएगा। तो आपने ये जो लगाया है ना, देखो ये जो चीज़ है वो डिपेंड कर रही है फोर्स और आर पर। अगर आप यहाँ पर ये फोर्स लगाओगे, समझ गए क्या बोला, मैं बोला कि अगर यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, रोटेशन करेगी। तो फोर्स इंटू आर, ये जो दिखा हुआ है टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क वो होता है, टॉर्क जो होता है
वो होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। सर ये आर क्रॉस एफ क्या है? देखो आर क्रॉस एफ क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है, मतलब आर और एफ को अगर क्रॉस कर दोगे आपका टॉर्क निकल जाएगा। मतलब आर और एफ पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ एफ पे डिपेंड नहीं करता। ये आर जैसे आपने एफ लगाया तो आर ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। देखो आर आ गया, आर और एफ क्या बन गया? टॉर्क। क्या बन गया आपका? टॉर्क बन गया। देखो आपको मालूम है कि जब ये क्रॉस हटता है तो साइन आता है। जब क्रॉस, याद है? भूल गए साहब? सर याद है कुछ चीज़ें आपको मालूम होगी कि अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो आप बोलोगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। हाँ सर, जब क्रॉस हटता है तो साइन आता है, जब क्रॉस हटता है तो क्या आता है? साइन आता है। तो देखो साइन आ गया। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप आर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर पहले आता है, कभी भी बाद में लिखोगे गलत हो जाएगा। समझे? कोई बंदा ऐसा लिख दे आर एफ क्रॉस आर, गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। पहले आर आता है तो आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा बी द टॉर्क। ये है इसका वेक्टर फॉर्म के अंदर, ये आपका व्हाट स्केलर फॉर्म के अंदर आर एफ साइन क्या है? आर एफ साइन थीटा है। समझ गए? टॉर्क क्या? आर एफ साइन थीटा होता है। साइन थीटा विद द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो आर और एफ के बिटवीन एंगल कितना है? 90 है। साइन 90 कितना होता है? 1 कितना होता है? 1 होता है। देखो कितना हो गया? ये 1 हो गया। समझे? क्यों? यहाँ पे एंगल कितना है? 90 है और वो कितना होता है? 1 होता है। तो टॉर्क कितना आ गया? आर एफ आ गया। समझे? क्या आ गया? आर एफ आ गया। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? समझे फॉर्मूला क्या है? और समझो फील आए कि नहीं आया? उसको टॉर्क का फील आए कि नहीं आया? बॉडी को रोटेट करने के लिए आपको क्या क्या लगाना पड़ता है? टॉर्क लगाना पड़ता है। बॉडी को रोटेशन में लाना है। आप बोले कोई आपसे सवाल बोलिए कि अगर आपको किसी बॉडी को लाना है किसके अंदर? रोटेशन के अंदर लाना, आप क्या करोगे? ऑप्शन होंगे फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क। तो क्या लगाओगे? टॉर्क लगाओगे। बॉडी को अगर लाना है किसके अंदर? रोटेशन के अंदर लाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क लगाना पड़ेगा। कोई बोले सर फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद से क्या बन जाएगा? वो टॉर्क बन जाएगा। टॉर्क से बॉडी घूमती है, फोर्स से बॉडी नहीं घूमती। सिर्फ फोर्स लगा दोगे तो बॉडी घूमने वाली क्या? नहीं। देखो आपको बताता हूँ कि कैसा, इतना समझ के नोट कर लेंगे इसको। देखो टॉर्क से बॉडी घूमती है ना कि फोर्स से। फॉर्मूला समझ गए? आर एफ साइन थीटा। अगर मैं इसको हटा के मैं ऐसा कोई फोर्स लगा रहा हूँ, इस एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस एंगल में क्या लगा रहा हूँ? मैं फोर्स लगा रहा हूँ। देखो इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ इस तरह से कोई फोर्स को, तो ये एंगल कितना है? थीटा मान लो एंगल कितना है? थीटा है। कितना थीटा? तो एफ का बनेगा एक ये कॉम्पोनेंट एफ कॉस थीटा। कितना बनेगा? एफ कॉस थीटा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एफ कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। हाँ सर, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। दो फोर्स बन गए। एक फोर्स होगी एफ कॉस थीटा, यहाँ लग रही होगी, और एक लग रही होगी ऊपर लग रही होगी एफ साइन थीटा। कौन सी फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करेगी? ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रॉड एक फोर्स लग रही है यहाँ पर, क्या इसकी वजह से कुछ बॉडी रोटेट करने वाली है? आप खुद सोचोगे। ये जो फोर्स है वो पास कहाँ से कर रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से पास कर रही है, उससे जाके टकराएगी, फोर्स लगेगी, कुछ होने वाला है? नहीं, इससे टकराएगी। ये रॉड ऊपर मतलब कुछ मूव करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ ये फोर्स कहाँ से पास हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो गई। तो इस फोर्स से बॉडी रोटेट करने वाली नहीं है। मतलब कि फोर्स से बॉडी रोटेट नहीं करती। कौन सी फोर्स से करती है? वो फोर्स जो आर के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। आपको मालूम है ये जो फोर्स ऊपर लग रही है, इससे ये क्या होगा? रोटेट कर जाएगा। ऐसा ऊपर पड़ेगा और ये क्या उसी तरह से रोटेट कर जाएगा। मतलब ये जो फोर्स है एफ साइन थीटा, उसके से बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। और ये जो कॉम्पोनेंट है वो आर के कैसा है? परपेंडिकुलर है। क्या इसके? परपेंडिकुलर। समझे? देखो ऐसा कुछ, देखो आर और ये बन गया एफ साइन थीटा। क्या बन गया? एफ साइन थीटा। समझे? तो उसका ऐसा लिखूं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब एफ, इसका मतलब क्या? फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो आर के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। एफ परपेंडिकुलर, देखो एफ परपेंडिकुलर मतलब क्या? कि फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो आर के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। समझे? वरना आप तो ये ऐसा समझ लो बस, ये तो मैं नॉलेज, क्या ये सब नॉलेज है और कुछ नहीं। समझे? तो इस कंपोनेंट की वजह से बॉडी रोटेट करने वाली नहीं है। समझे? तो एफ कॉस थीटा की वजह से बॉडी कुछ रोटेट करने वाली नहीं है, लेकिन एफ साइन थीटा की वजह से बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। बॉडी के अंदर क्या आएगा? रोटेशन आएगा, बिकॉज ऑफ एफ साइन थीटा इज अ परपेंडिकुलर। तो ऐसा हमारे खट करके मारेंगे, बॉडी क्या करेगी? सिंपली रोटेट करेगी। समझे? कोई दिक्कत नहीं सर? समझे? तो आप समझ गए टॉर्क होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब समझ गए। इसका कोई बोले व्हाट इज द यूनिट, क्या होगा यूनिट? इसका निकाल लो, यूनिट क्या होगा? देखो आर क्या है? आर मतलब रेडियस। क्या है? आर मतलब रेडियस, मतलब डिस्टेंस किस में नापोगे? मीटर के नापोगे। फोर्स नापोगे किसके अंदर? न्यूटन के अंदर। न्यूटन मीटर। क्या इसका यूनिट? न्यूटन मीटर। क्या है? न्यूटन मीटर बी दी व्हाट? यूनिट ऑफ टॉर्क। समझ गए? एक चीज और देख लो, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये तो क्या इसका यूनिट पूछता है, कहीं पूछता है कि व्हाट इज अ टॉर्क, व्हाट इज अ टॉर्क, राइट द यूनिट एंड राइट द डायमेंशन। तो आपको लिखना पड़ेगा टॉर्क होता क्या है। समझ गए? टॉर्क क्या होता है? ये होगा इसका यूनिट। इसका डायमेंशन कितना होगा? देखो एन मतलब न्यूटन, देखो आर मतलब रेडियस कितना नापोगे? L1,
और फोर्स की क्या होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स याद होना चाहिए आपको, m1 L1 T-2 बी द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो कितना बन गया देखो L1 L1 L2, तो L2 m1 T-2 बी द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ये डायमेंशन ऑफ टॉर्क हो गया, ये उसका यूनिट हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। समझ गए क्या ये होता क्या है, इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी आर का जो आर से जो परपेंडिकुलर होगा वही फोर्स क्या होता है, टॉर्क पैदा करता है। समझ गए टॉर्क क्या होता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो टॉर्क का फॉर्मूला समझ चुके हो, आर क्रॉस एफ या आर साइन थीटा होता है। बॉडी को काम आता है किसके अंदर, रोटेशन कराने के लिए क्या होता है, काम आता है। इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं ये प्यारा सा अपना डेरिवेशन। अब देखो आपका ये जो डेरिवेशन था अब उसका करेंगे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको टॉर्क का फॉर्मूला मालूम पड़ गया। देखो यहाँ पर फोर्स होता है, वहाँ पर कौन आता है, टॉर्क आता है, और कुछ लफड़ा नहीं है। जैसे एफ इजिकल क्या होता है, एम ए होता है, तो टॉर्क कितना होगा, यहाँ मास, यहाँ पे कौन आएगा, मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन, वहाँ पर कौन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। बस टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, आई अल्फा। तो रोटेटिंग बॉडी का टॉर्क कितना होता है, आई अल्फा। कितना होता है, आई अल्फा होता है। समझ गए, एफ इजिकल एम ए, टॉर्क इजिकल आई अल्फा। यहाँ मास आता है, वहाँ पर मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। यहाँ पर ए आता है, वहाँ पर कौन आता है, अल्फा। दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई अल्फा बी द व्हाट, रोटेटिंग बॉडी का क्या होगा, सिंपली ये टॉर्क होगा। निकाल लेते हैं इसको, डेरिवेशन कर लेते हैं उसको, बहुत सिंपल है। पहले देखो ये चीज़ हमें कॉपी रहेगी, कोई दिक्कत इसके अंदर। आपको एक डेढ़ नंबर, आपको 2 नंबर आपको मिल गया पहले से। अब करेंगे इसका डेरिवेशन। देखो बहुत सिंपल है, वी नो दैट, अभी बात पढ़ के आए कि टॉर्क कितना होता है, आर एफ साइन थीटा होता है। हाँ सर ये पढ़ के आए, टॉर्क कितना होता है, आर एफ साइन थीटा होता है। तो देखो वी नो दैट, देखो वी नो दैट हम सब जानते हैं कि जो टॉर्क होता है कितना होता है, आर एफ साइन थीटा होता है। और साइन थीटा एंगल बिटवीन आर एंड एफ। देखो इस बॉडी पे फोर्स कैसा, ऐसा लगेगी, फोर्स ऐसा लगेगी ना बॉडी पे, परपेंडिकुलर। हाँ सर अभी पढ़े थे, फोर्स कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। देखो फोर्स लगेगी, फोर्स का एंगल कितना दिख रहा है, 90 एंगल दिख रहा है। मतलब कितना हो गई, आर एफ साइन 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है सर, 1 होता है। तो कितना बन गया, ये आर एफ बन गया। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, कुछ साइन 90 कितना बन गया, 1 बन गया, क्योंकि आर और एफ के बीच एंगल कितना होता है, 90 होता है। समझ गए सर, तो आर इज इक्वल टू आर एफ बन गया। देखो टॉर्क कितना बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। एफ कितना होता है, फादर इज इक्वल टू माँ, फादर इज इक्वल टू माँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए बन गया, हो गया। और आपको एक चीज़ और मालूम, देखो मैं बॉडी में कर क्या रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, एंगुलर के अंदर। लेकिन आपको मालूम है, देखो आर तो एम तो मास, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन। आपको मालूम होगा एक्सेलरेशन का इनका कुछ रिलेशन होता है, लीनियर और एंगुलर का कुछ होता है रिलेशन। देखो वी एक्स इजिकल टू आर टीटा, वी इजिकल टू आर ओमेगा, ए इजिकल टू आर अल्फा। सिर्फ आर लगाते जाओ, आर क्या करते हो, लगाते हो। ए इजिकल टू आर अल्फा, वी इजिकल टू आर ओमेगा, एस इजिकल टू आर टीटा। सिर्फ आर लगाते आना है, कुछ करना नहीं है। समझ गए, तो ए इजिकल टू क्या होता है, आर अल्फा होता है। देखो वी नो दैट कि ए इजिकल टू क्या होता है, आर अल्फा होता है। जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको लिखना है, समझे। जब क्या करना है, सिंपली आपको नीचे, ऐसे यहाँ नहीं लिखना है बाजू में, आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। वी नो दैट ऐसा करके आपको नीचे लिखना है, समझे। और अल्फा कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, ओमेगा क्या था, कांस्टेंट था, याद है। ओमेगा क्या होता है, सबका कांस्टेंट होता है। तो अल्फा क्या होता है, ओमेगा बटे टी होता है ना। तो ओमेगा सेम है तो अल्फा भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर अल्फा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए, अल्फा विल बी द कांस्टेंट। देखो आर एम, जो आपका ए कितना है, आपका आर अल्फा कितना है, आर अल्फा है। देखो तो आर आर क्या हो गया, एम एम हो गया, और आर 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 स्क्वायर हो गया, और ये अल्फा हो गया। तो एम आर स्क्वायर अल्फा क्या निकल गया, एम आर स्क्वायर अल्फा निकल गया। कोई दिक्कत, समझ गए। देखो इतना हो गया, क्या क्या पहले मैंने ये लिखा, एफ ये हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, काम खत्म। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, काम खत्म। सिंपल, इतना बन गया। अब देखो, अब इस बॉडी के लिखो, टाउ 1 इज इक्वल टू उसका मास m1 और उसका r1, अल्फा सेम रहेगा। देखो टाउ 2 कितना होगा, मास m2, उसका रेडियस r2, अल्फा अल्फा रहेगा। इसी तरह से टाउ n कितना होगा, टाउ n वो होगा mn rn का स्क्वायर, और ये अल्फा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो टाउ नेट कितना होगा, नेट टाउ कितना होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 डेडेडेड टाउ n होगा। ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, टाउ निकल जाएगा आपका। टाउ 1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा डेडेडेड mn rn का स्क्वायर, और ये अल्फा। कुछ कॉमन निकल रहा है, देखिए अल्फा जो कॉमन निकल रहा है, अल्फा निकाल लो। तो क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर डेडेडेड mn rn का स्क्वायर। कितना हो गया, mn rn का स्क्वायर हो गया। कुछ दिख रहा है, हाँ सर ये तो आई है, क्या है ये, आई है। अरे याद है, m1 r1 स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, लास्ट मतलब ये आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डेडेड mn rn स्क्वायर विद व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ कितना आ गया, आई अल्फा कितना आ गया, आई अल्फा विद योर टॉर्क। टॉर्क कितना आ गया, आई अल्फा कितना आ गया, आई अल्फा आ गया। समझे, कितना आ गया, आई अल्फा। इसको लिखेंगे ऐसा वेक्टर फॉर्म के अंदर,
समझे। टाउ विल बी द आई अल्फा, कोई दिक्कत। रोटेटिंग बॉडी का टाउ कितना होगा, आई अल्फा होगा। आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोई दिक्कत नहीं सर। और आपको मालूम है टॉर्क कितना होता है, आर क्रॉस एफ होता है, इसको याद रखेंगे, आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है, समझे, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अल्फा क्या होता है, ओमेगा बटे टी होता है, सब आपको आना चाहिए। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, समझ। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब काम आएंगे आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर, सब घुमा घुमा के देगा, आपको क्या करना हो, पुट करना होगा, समझ गए। तो ये आपका प्यारा सा डेरिवेशन 3 नंबर के लिए आपको आता है, आपको लिखना होगा और आपको मिलेंगे 3 नंबर, तो नोट कर लेंगे। करेंगे इसके बाद इसके और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और डेरिवेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, दैट्स नेम व्हाट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, भी कई पेपर के अंदर भी आता है। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जैसे आपको मालूम है एंगुलर मोमेंटम मतलब कोई मोमेंटम दिख रहा है, बस वही, बस वही मोमेंटम। देखो देखिए एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम की बात की जा रही है। आपको मालूम है जो मोमेंटम होता था लीनियर के अंदर, मोमेंटम पी, तो यहाँ पर होता है एल, एल क्या होता है, एल होता है, एल यहाँ होता है मोमेंटम पी, वहाँ होता है एल, यहाँ होता है एम वी, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। यहाँ देखो यहाँ पर कितना होगा, फिर यहाँ होता है मास एम, तो यहाँ पर होगा आई, याद है, यहाँ मास तो यहाँ पे आई आता है, यहाँ होता है वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, खत्म निकल गया फॉर्मूला। यहाँ होता है एम वी, वहाँ होता है आई ओमेगा, क्या होता है आई ओमेगा। कोई बॉडी अगर रोटेशन के अंदर है तो उसका एंगुलर कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा कितना होगा, आई ओमेगा बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आई ओमेगा कितना होगा, आई ओमेगा होगा। व्हाट्स बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू आई ओमेगा। याद हो गया फॉर्मूला, निकालने आएगा नहीं आएगा, देखो फॉर्मूले आपको याद हो जाना चाहिए, निकालने आपको आना चाहिए। ऐसा कुछ ना हो कि कभी भूल जाओ तो आप ऐसा निकाल लो, आई ओमेगा मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो एम के बदले क्या आएगा, आई आएगा, जहाँ वेलोसिटी वहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो फॉर्मूला होता है। उससे पहले समझो पहले कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम ये होता क्या है, सब सही है, लेकिन ये होता क्या है, ये एंगुलर होता क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें नहीं है। देखो जैसे वहाँ पर होता है मोमेंटम, वैसे यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। और देखो टॉर्क पड़े, टॉर्क एकदम सेम है, टॉर्क से एकदम मैच करता हुआ है। देखो एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशन के अंदर कितना मोमेंटम होगा, अगर कोई बड़ी रोटेट कर रही है तो वहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, दैट्स कॉल्ड। देखो वहाँ पर होता है मोमेंटम, यहाँ होता है एंगुलर मोमेंटम, वो होता है किसके अंदर, लीनियर के अंदर, ये होता है किसके अंदर, एंगुलर के अंदर। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या, इसको ए लिखते, देखो ये होता है आर, देखो वो होता है आर क्रॉस पी, दैट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। वहाँ देखो आर क्रॉस एफ, टॉर्क में क्या था, एफ था, यहाँ पी है, बस और कुछ नहीं। वहाँ इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, आर मतलब होता है मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और वो था देखो एक था आपके पास आर क्रॉस एफ, टॉर्क इधर टॉर्क था आर क्रॉस एफ, मूवमेंट, आर मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये डेफिनेशन है, समझे, सिंपल तरीके समझ गए। आर क्रॉस पी क्या होता है, आर क्रॉस पी, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, दैट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, समझे, दैट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये आर पी हटेगा, जब ये क्रॉस हटता है क्या आता है, साइन, क्या आता है, साइन आता है। हाँ सर, जब क्रॉस हटता है तो क्या आता है, साइन आता है। देखो आर पी साइन थीटा बन गया, क्या बन गया, आर पी साइन थीटा। साइन थीटा भी एंगल बिटवीन आर एंड पी। सर ये देखो अच्छा टॉपिक है, हल्का देख लो, बस फॉर्मूला देख लो तो भी समझ जाओगे। देखो एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। देखो मान लो ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मान लो ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसमें आपका एक्सिस ऑफ, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझे, ये इसमें आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ से एक मास बंधा हुआ है m, और वो भाग रहा है इस तरह से v वेलोसिटी से, एक मास वो v वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, और ये उसका r, क्या सिंपली इसका r है, समझे, क्या सिंपली इसका r क्या आपका मूवमेंट, r क्या आपका मूवमेंट है, दैट्स को रेडियस, क्या बोलो उसको, रेडियस बोलो, या इसको बोलो क्या, मोमेंट ऑफ, इसको बोलते आप सिंपली क्या, ये डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, समझे, ये आर्म, क्या उसको आर्म बोलते हैं, इसको तो मूवमेंट, क्या उसको मूवमेंट बोलते हैं, समझ गए। r क्या आपका मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, तो देखो मोमेंटम इंटू आर, मोमेंटम इंटू आर बी दी और एंगुलर मोमेंटम, समझिए कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन थीटा होता है क्या, एंगल बिटवीन आर एंड पी के बिटवीन एंगल, क्या होता है इसके बिटवीन एंगल होता है, और कुछ नहीं होता है। देखो एंगल कितना है, थीटा है ना, तो देखो क्या होगा सिंपली आर का बनेगा ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, विच इज और आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा, देखो आर साइन थीटा और पी, देखो P और R साइन थीटा, मतलब आपको क्या लेना है, R का वो कंपोनेंट लेना है जो R के क्या हो परपेंडिकुलर। देखो वहाँ पर क्या था, फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो R के परपेंडिकुलर हो, यहाँ उल्टा करना है, वहाँ फोर्स हटाओ, यहाँ मोमेंटम डालो, यहाँ मोमेंटम, यहाँ क्या लेना है,
वो कंपोनेंट लेना है जो किसके पी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देखो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है और कुछ नहीं, समझे, ऐसा लेना है आपको। ये आपको नहीं लेना, आपको ये लेना है, समझे, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब आर का वो कंपोनेंट लेना है जो वी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसका ऐसा ऐसा ले सकते हो, आर परपेंडिकुलर पी, मतलब आर का वो कंपोनेंट लो जो पी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सब समझने के सिर्फ याद रखो, आपको याद तक रखना सिर्फ पेपर के अंदर, समझे, कोई दिक्कत। ये तो आपको समझा दिया कि होता किस तरह से, होता किस तरह से है, निकालते किस तरह से है, समझे, निकालते किस तरह से, वो सब मैंने आपको हल्का सा बता दिया। वरना है सिंपल, आर क्रॉस पी, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। आर पी साइन थीटा, क्या आर पी साइन थीटा, क्या सिंपली आर पी साइन थीटा है। तो देखो यहाँ पर आर होगा, पी क्या होता है, मोमेंटम, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। देखो मास इंटू वेलोसिटी, ये सिंपली क्या है, साइन थीटा है, समझ गए। तो कितना बन गया, एम वी आर साइन थीटा बी दी योर एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एम वी आर साइन थीटा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका निकालेंगे, यूनिट निकालो, यूनिट क्या होता है, यूनिट देखो, एम मतलब मास, किस में होगा, केजी, किस में होगा, केजी के अंदर होगा। वी मतलब वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, हो गया, मीटर पर सेकेंड। आर मतलब रेडियस, किस में होगा, फिर से मीटर में होगा, और साइन थीटा छोड़ दो। तो देखो क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बी द यूनिट ऑफ द वर्ड एंगुलर मोमेंटम। इसका देखो ये होगा, इसका यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन निकालो, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन देखो, केजी है मतलब मास है, मतलब m1 होगा, मास के लिए m1 आता है। m मतलब मीटर, किसमें नापोगे, लेंथ में नापोगे, वो 2 है तो 2 लगा दो नीचे। s मतलब सेकेंड, मतलब टाइम, मतलब t1 हो गया ना। तो देखो क्या हो गया, m1 l2 t, ऊपर क्या होगा, t-1 बन जाएगा, मतलब m1 l2 t-1 बी द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये निकल गया उसका डायमेंशन, ये निकला इसका यूनिट, ये निकला इसका फॉर्मूला, कुछ मैंने बताया आपको एक्सप्लेनेशन और कुछ व्हाट डेफिनेशंस। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, दैट इज द फॉर्मूला। निकालते किस तरह से, बताया कंसेप्ट कि आर का वो कंपोनेंट लो जो वी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट्स कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर आता है लीनियर के अंदर आता है मोमेंटम, यहाँ कौन आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल समझ लेंगे फॉर्मूला, आर पी साइन थीटा, समझ गए, नोट कर लेंगे, दैट्स कॉल्ड योर एंगुलर मोमेंटम। अब निकालेंगे इसका डेरिवेशन, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, प्रूफ करेंगे आई में, समझे। देखो वी नो दैट, अरे एकदम सिंपल है, तो देखो कितना सिंपल, 3 कराया ना डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन करा रहा हूँ, इसमें से एक फिक्स है, एक 3 नंबर के लिए फिक्स है, 3 कर लो, आपका 3 नंबर फिक्स हो गया, समझे, और तीनों एकदम सेम है। देखो सेम पैटर्न करा रहा हूँ मैं, ये हरदम फिक्स है, समझे, एकदम सिंपल, एकदम क्या है, सिंपल है। देखो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, पढ़ क्या है, कितना होता है, आर पी साइन, कितना होता है, आर पी साइन थीटा होता है, समझ गए, आर पी साइन थीटा होता है। देखो आर पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या साइन थीटा है। आपको मालूम है यहाँ पर एंगल कितना 90 होता है, एंगल कितना होता है 90, साइन 91, मतलब बचा ये कितना हो गया, साइन 91 हो गया, बचा एम वी आर, कितना बचा, एम वी आर बचा, सिंपल हो गया। देखो आर पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, मतलब आर और कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, बचा एम वी आर बी दी और एंगल मोमेंटम। अब देखो इस पार्टिकल के लिए L1 होगा, अरे एकदम सिंपल है, इस पार्टिकल के लिए L1, L2, L3 सब क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं। तो L1 कितना होगा, उसका मास पहले वाले का m1, उसका रेडियस। अब देखो एक और चीज़, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो रख दो ना भैया, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, एक और आर है तो m आर स्क्वायर ओमेगा बन गया। अब मजा आएगा। अब चीज़ें देखो आ गई किसके अंदर, रोटेशन के अंदर, मतलब ओमेगा आ गया, मतलब बॉडी क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। जो चीज़ों को ना इसमें लाओ, ओमेगा मतलब क्या होता है, रोटेशन, अपन कर भी क्या, रोटेशन कर रहे हैं ना। तो अब देखो फॉर्मूला किसके अंदर आ गया, रोटेशन के अंदर आ गया। अब निकाल जरा, तो एक का मास इसका m1 है, वो r1 है, और ये क्या आपका ओमेगा है, ये L1 हो गया। L2 कितना होगा, सिंपल तरीके से m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, L3 कितना होगा, m3 r3 का स्क्वायर और ओमेगा। इसी तरह Ln कितना होगा, Ln mn rn का स्क्वायर और ओमेगा होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो L नेट कितना होगा, नेट कितना निकलेगा, नेट टोटल कितना निकलेगा, तो होगा L1 प्लस L2 डैश Ln होगा। आपका L1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डैश, ला डालेंगे mn rn का स्क्वायर और n ओमेगा, कॉमन निकल रहा है कुछ, ओमेगा निकल रहा है कॉमन, तो हो गया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर डैश प्लस mn rn का स्क्वायर। दिख गया फॉर्मूला आपको, ये होता है आई, क्या होता है, देखो हरदम सेम आया आई है, तो आई ओमेगा बी दी योर वॉट एंगुलर मोमेंटम। नेट कितना निकल गया, देखो एल कितना निकल गया, आई कितना निकल गया, आई ओमेगा निकल गया, आई ओमेगा एल नेट, क्या ये एल नेट है, आई ओमेगा। समझ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी कितना आता है, आई ओमेगा, कितना आता है, आई ओमेगा आता है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गए,
सिंपल तरीके आपको मैंने करा दिया 3 डेरिवेशन क्या हो चाहिए अपने सॉल्व हो चुके और कंसेप्ट बताया बहुत सारे आपको समझ गए। फॉर्मूला कितना आई ओमेगा विद द व्हाट एंगुलर मोमेंटम, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट एक टॉपिक होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम क्या होता है कंजर्व, क्या होता है कंजर्व होता है, वो कब होता है उसको निकालना है कि क्या होता है, ये क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको समझते हैं, इसको नोट कर लेंगे फिर समझते हैं व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 2 नंबर का ये भी पेपर के अंदर आता है तो उसको नोट कर लेंगे फिर करते हैं अपन एक लास्ट टॉपिक इसके रिलेटेड व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, देखो सिंपल एकदम समझना इंपॉर्टेंट है तब कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब का जो एल होता है एंगुलर मोमेंटम मतलब कंजर्व क्या होता है, कंजर्व होता है, कंजर्व मतलब फिक्स, देखो कंजर्व बनता है फिक्स से मतलब कांस्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कब होता है कंजर्व सर, देखो कंजर्व कब होता है वो निकालना है कंडीशन, कंजर्व कब होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है मतलब फिक्स कब होगा ये निकालना है आपको वर्ड की कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, कंजर्व कब होता है मतलब फिक्स कब होगा, मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, दैट्स कॉल्ड कंजर्व। मतलब कि इनिशियली अगर एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है, ये कोई बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम L1 है और बाद में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा चेंज हो सकता है ना, अरे मतलब अभी कुछ है बाद में कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर आपका मोमेंटम क्या है कंजर्व्ड है, क्या अगर कंजर्व मतलब फिक्स है, इसका मतलब क्या होता है फिक्स होता है, फिक्स है ना, कांस्टेंट है फिक्स है, तब फिक्स रहेगा कांस्टेंट रहेगा तब L1 इज इक्वल टू L2 रहेगा, मतलब आपका मोमेंटम अगर आपका मोमेंटम क्या है कंजर्व है फिक्स है तो ये इसके क्या होगा इक्वल होगा, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 होगा और L कितना होता है आई ओमेगा होता है ना, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा, समझे। इसी कंडीशन में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होगा, समझे। तो ये कब होगा कौन सी कंडीशन पर ये होता है वो क्या करना है अपने निकालना है, समझ गए। सिंपल तरीके से क्या होता है कंजर्वेशन मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा मतलब फिक्स कब होगा मतलब इनिशियल फाइनल के बराबर कब होगा, उसी कंडीशन क्या करना है वी हैव टू फाइंड। तो देखो अब समझेंगे अपना क्या कंजर्वेशन ऑफ एल मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अच्छे समझेंगे क्योंकि 2 नंबर का आता है इसलिए मैंने सोचा इसको अच्छे आपको बता दूं ताकि आपको कुछ इसमें दिक्कत ना हो। तो जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है उसका समझ चुके हो, उसको ड्राइव करेंगे क्या क्या कंडीशन होती है। देखो स्टेट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट, बता आपको इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, ये कंडीशन है, ये क्या आपकी कंडीशन है, इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, मतलब कि अगर टॉर्क जो लग रहा है वो कितना हो जाए एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाए 0 हो जाए तो आपका मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, समझे। मतलब आपका टॉर्क कितना हो जाए अगर किसी बॉडी पर एक बॉडी है उस पर टॉर्क कितना हो 0 हो, मतलब कोई बाहर से कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, बाहर से बॉडी पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब बॉडी घूम रही है उस पर बाहर से कोई भी टॉर्क वगैरह नहीं लगा रहा है तो बॉडी क्या रहेगी कंजर्व रहेगी, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 रहेगा, कंडीशन है L1 इज इक्वल टू L2 रहेगा। ये कब होगा जब ये होगा, समझे। देखो मान लो लेट इज वी नो दैट जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है R क्रॉस P होता है, हाँ सर मालूम है R क्रॉस P होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है आपको, आपको टॉर्क चाहिए ना, आपको क्या चाहिए टॉर्क चाहिए। देखो पहले एक काम करना है आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या करो उसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, टाइम क्या डिफरेंस देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी टी, देखो इसको क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या कर रहा हूँ इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तो क्या करेंगे डी एल बाई डी टी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब देखो ये याद है क्या है फॉर्मूला u इंटू वी का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। u को पहले बाहर रखो, v को डिफरेंशिएट करो, प्लस साइन लगाओ, v को बाहर रखो, अब u को डिफरेंशिएट करो, याद है फॉर्मूला पढ़े थे, मैक्स नहीं लियोगे तो आपको देख लो एक बार, u इंटू वी का होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। तो इसको पहले बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस साइन, इसको बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस साइन लगो, अब इसको बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, u इसको बोलते हैं uv, क्या ये uv डिफरेंशिएशन है, तो u इंटू वी को क्या डिफरेंशिएट करो, तो एक बार इसको बाहर रखो, r को बाहर रखो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, प्लस साइन लगा दो, देखो इसको बाहर रख के इसको डिफरेंशिएट किया ना, अब इसको बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो डी आर बटे डी टी, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस साइन लगो, अब इसको बाहर रखो, इसको करो डिफरेंशिएट करो, दैट्स कॉल्ड यू वी डिफरेंशिएशन, यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। इतना हो गया। देखो अब ये यहाँ पे देख लो, हियर डी पी बाई डी टी क्या होता है, देखो डी पी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स होता है। अरे फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये फोर्स के बराबर है, ये फोर्स क्या है आपका सिंपली बराबर है। और देख लो P क्या, P मतलब मोमेंटम मतलब मास इंटू
वेलोसिटी। और देखो डीआरबीटी क्या, डीआरबीटी याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर टाइम तो है लेकिन ऊपर आर है, ऊपर क्या है, आर मतलब डिस्टेंस ही होता है ना, आर भी क्या एक तरह का डिस्टेंस है, एस भी डिस्टेंस है और आर भी आपका क्या एक तरह का डिस्टेंस है। तो इसको एस बोलो आर बोलो बात देखिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी हो गया। मतलब आपका डी आर बाई डी टी जो है, डी आर बाई डी टी आपका सिंपली क्या है, वो वेलोसिटी, क्या सिंपली वो वेलोसिटी है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर, अब पुट कर दो। देखो तो देखो डी एल बाई डी टी तो वही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आर तो आर रहेगा, ये कितना हो गया, एफ हो गया, प्लस पी कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। और यहाँ देख लो ये कितना हो गया आपका, v बन गया, देख लो सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क होता है। ये तो अभी पढ़ के आए थे अपन कि r क्रॉस f कितना होता है, टाउ होता है। क्या होता है, टाउ होता है। ये टाउ बन गया, क्या बन गया, सिंपली ये टाउ बन गया, ये टाउ बन गया, इज इक्वल टू, बीच में प्लस है, सॉरी बीच में क्या प्लस है, मास m। देखो ये v क्रॉस v कितना हुआ, देखो निकालो जरा, v क्रॉस v कितना होगा, ये फॉर्मूला है a क्रॉस b का फॉर्मूला, a क्रॉस b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, क्रॉस हटता है साइन आता है, आपको मालूम होगा क्रॉस हटता है साइन आता है, तो मॉड ऑफ v साइन थीटा, a क्रॉस b का मॉड ऑफ b साइन थीटा, तो मॉड ऑफ v साइन थीटा। एंगल कितना, देखो दोनों, देखो ये v है तो ये भी v है, अगर ये इस तरफ होगा तो ये भी सेम है, तो ये भी इसी तरफ होगा। एंगल कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा, जीरो होगा। साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो जीरो एनीथिंग जीरो, तो मतलब v क्रॉस v कितना आएगा, जीरो आएगा। आपको याद भी होगा, अगर दो किसके अंदर हो, पैरेलल हो, याद है, अगर दो पैरेलल हो, दो लीनियर हो, अगर दो पैरेलल हो, दो लीनियर हो, तो उनका क्रॉस कितना आता है, जीरो आता है। अगर दो परपेंडिकुलर है, उनका डॉट जीरो आता है। याद है 11th की चीज़ें, भूल गए क्या, भूल गए, चलो हटाओ। तो अगर दो वेक्टर किसके अंदर हो, अगर लीनियर हो और दोनों क्रॉस के अंदर, तो उनका क्रॉस कितना आता है, जीरो आता है। देखो निकाला मैंने, तो इनका क्रॉस कितना आ गया, जीरो आ गया, तो जीरो आ गया, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तो ये पूरा कितना हो गया, जीरो हो गया। तो बचा कितना, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। आपका टॉर्क कितना आया है, डी एल बाई डी टी आया है। इसको नोट कर लेंगे, हल्का सा को लिखना है बस, और कुछ नहीं, हल्का से लिखना है बस। देखो तो आपका टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क कितना आ गया, डी एल बाई डी टी कितना आ गया, डी एल बाई डी टी आपका क्या आ गया, टॉर्क आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप, अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो है, इफ लिख लेंगे, अगर इफ आपका एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो है, तब देखो ये कंडीशन है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर आपका एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो है, तभी क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। देखो इसको यहाँ पे दो, तो ये भी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो डी एल इज इक्वल टू जीरो, डी एल इज इक्वल टू, देखो डी एल इज इक्वल टू जीरो, डी एल मतलब चेंज इज इक्वल टू जीरो, चेंज इज इक्वल टू जीरो, मतलब डी एल मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम कितना, जीरो आ चुका है। मतलब अब मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, अब एंगुलर मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो चुका है, कंजर्व हो चुका है, क्या हो चुका है, कंजर्व हो चुका है, मतलब कि L1 इज इक्वल टू L2 हो चुका है। देखो DL जीरो है, मतलब इसके अंदर चेंज, डी मतलब होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वो कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। मतलब अब एंगुलर मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, वास्तविकता के अंदर यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। मतलब ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 हो चुका है। समझ गए सर। तो ये कंडीशन, टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, समझ गए। टॉर्क होता है कितना, डी एल बाय डी टी होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, ये भी डेफिनेशन बन गया यहाँ पे। तो ये आपको इस तरह से लिखना है, लास्ट खत्म आपको यहाँ पे करना है, समझ गए। दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपको 2 नंबर का आ सकता है कि ड्राइव द एंड एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो 2 नंबर का आपको आएगा, तो आपको क्या करना होगा, उसको सिंपली लिखना होगा, समझ गए। इफ एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर क्या हो, जीरो हो, तो आप बोलेंगे कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, समझ गए। तो ये टॉपिक आपका क्या होगा, सिंपली खत्म हो गया। तो मैक्सिमम टॉपिक आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। 2-3 चीज़ बची, उनको क्या करते, कवर करते, शायद बचा है कि पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बचा है, उनको क्या करते हैं अपन, कवर करते, टॉपिक आपका सिंपली खत्म हो जाएगा। तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। 2 थ्योरम है, इन में से एक पेपर के अंदर आपको आता है वर्ड, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या नाम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर। आपको अभी पढ़ना है, आपको क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सिंपल एकदम सा, आपको पेपर के अंदर ये आ सकता है और इसका यूज़ भी होता है, तो आप इसको समझेंगे, है एकदम हलवा। देखो है एकदम सिलवा। देखो व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये इसका डायग्राम दिख रहा है आपको, ये है डायग्राम किसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब क्या, ये होता क्या है, देखो इसका यूज़ क्या है। देखो आपको मालूम है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला कितना आपको मालूम है, mr²। देखो ये है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मतलब होता है, वो डिपेंड करता है, देखो पूरी जो चैप्टर डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। एक्सिस ऑफ रोटेशन को बदलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। किस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, अगर उस एक्सिस को बदल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिंपल क्या होगा, बदल जाएगा। तो वही बात कर रहा हूँ, आपको मैक्सिमम चीज़ें याद होती है, वो होती है, याद होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर।
मतलब किसी एक बॉडी के सेंटर से अगर एक्सिस पास की जाए और फिर बॉडी को रोटेट किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो नॉर्मली बंदे को याद रहता है कि अबाउट इट्स सेंटर, अगर सेंटर से अगर पास हो गया एक्सिस तो कितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बच्चों को याद रहता है और बंदे को याद रहता है। लेकिन नॉर्मली होता है क्या, कभी कुछ और एक्सिस के अलॉन्ग पूछेगा या किसी और एक्सिस के अलॉन्ग पूछेगा तो उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उसमें आपको पढ़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या करेंगे, आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस क्या करेंगे मालूम करेंगे। देखो तो होता क्या है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर देखो ये आई नॉट आई जीरो या आई नॉट बोलो और आई सी, ये क्या है, ये कोई बॉडी है, ये क्या कोई बॉडी है, ये उसका सेंटर, क्या उसका सेंटर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू इट्स सेंटर आई सी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ये क्या कोई भी एक्सिस, सेंटर का आई सी होता है, आई सी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू सेंटर, तो सेंटर से गुजरेगी तो आई सी होगी। और ये आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस का अलॉन्ग, तो आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। क्या होता है, एम एच स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। एम क्या मास, एम क्या आपका मास है, एंड एच भी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एच क्या है, ये दो पैरेलल एक्सिस दिख रहा है आपको, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन पैरेलल एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एच भी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दैट्स कॉल्ड एच। समझ गए। तो डेफिनेशन आप अपने टेक्स्ट बुक से लिख लेंगे, ताकि बहुत बड़ा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत बड़ा दिख रखा है बुक में। तो डेफिनेशन क्या करेंगे, सिंपल उतार लेंगे कि देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, द पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पास थ्रू सेंटर एंड मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जो मैंने बोला वही असल में आपका क्या डेफिनेशन है, वही आपका क्या सिंपल एकदम। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू सेंटर एंड मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। समझ गए, जो मैंने बोला एकदम खतरनाक तरीके से, वही आपका सिंपली क्या डेफिनेशन है, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। समझ गए। अबाउट एन एक्सिस चाहिए तो फिर इसको सेंटर ऑफ मास का निकाल लो, उसके मास को उन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझे। अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, समझ गए, स्क्वायर ऑफ, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। समझ गए। देखो फिर से बोलता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू इट्स सेंटर मास एंड प्रोडक्ट ऑफ, इसको बोले प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जो मैंने बोला वो एक्जैक्टली क्या आपका सिंपली डेफिनेशन, क्या सिंपली आपका वो डेफिनेशन है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, नोट कर लेंगे इसको। देखो तो आप डेफिनेशन लिख देंगे और इसको लिख देंगे फॉर्मूला, फिर यहाँ पे लिख देंगे। देखो आई नॉट क्या है, आई सी क्या है, आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास बोल दो, ये सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, ये सेंटर ऑफ बॉडी बोल दो। और आपका आई नॉट क्या है, ये है अबाउट एन एक्सिस। एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। समझ गए इतना, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अब करेंगे इसको ड्राइव, ये जो मैं लिखा हूँ इसको क्या करेंगे, सिंपली आप ड्राइव करेंगे कि होता ये कितना होता है, इसको ड्राइव करेंगे। अगर इसको ड्राइव करेंगे देखो समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपका एच क्या है, ओसी कितना आपका एच है, आपका पीओ कितना है, पीओ देखो आपका पीओ कितना है, आर है, और आपका पीसी कितना है, आपका आर नॉट है, दिख रहा है आपको, और आपका सी डी कितना है, एक्स है। समझ गए इतना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको यहाँ दिख रहे होंगे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल पी सी डी, और एक दिख रहा होगा ये पी ओ डी। दो ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पापा इसमें लगाओ पी सी डी में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। देखो इन ट्रायंगल बहुत सिंपल है, देखो इन ट्रायंगल पी सी डी, एंगल डी कितना है 90 है, अप्लाई क्या पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, देखो पी सी का स्क्वायर होगा, देखो बहुत सिंपल है, देखो पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। जो आपका पी सी यू कितना है वो आर नॉट है ना, कितना आर नॉट, तो ये हो गया आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका सी डी कितना एक्स है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, और आपका ये कितना पी डी है, ये हो गया, इसको बोलते फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप लगाओ एक ट्रायंगल और, आपके पास दो ट्रायंगल है ना, पी ओ डी के अंदर लगा दो, किसके अंदर लगा दो, पी इन ट्रायंगल पी ओ डी के अंदर लगा दो। तो एंगल डी कितना वहाँ पे भी 90 है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दो बार लगाना है, एकदम सिंपल। देखो एक बार इसमें लगाओ, एक बार इसमें लगाओ, तो कितना होगा, पी ओ का स्क्वायर होगा, पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। जब का पी ओ है वो कितना आर है, तो आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया वो, और आपका जो ओ डी है वो ओ सी प्लस क्या है, सी डी है, ओ सी प्लस सी डी है, ओ सी प्लस सी डी है।
प्लस पी डी का स्क्वायर हो गया, समझे। अब देखो ये आर स्क्वायर रहेगा, जो ओ सी आपका क्या एच है और आपका सी डी कितना है आपका एक्स है, तो एच प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अब यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी हो गया प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस पी डी का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर कितना हो गया, ये इसके इक्वल है और ये इक्वल किसके, आर नॉट के इक्वल है। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको ये कितना है आर नॉट है, तो उसको आर नॉट यहाँ लिख दो, आर नॉट का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स, समझ गए, ये निकल गया आपका सिंपली। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो आपको चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए ना, आपको चाहिए कि आई चाहिए, आई मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हाँ सर ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और उसका फॉर्मूला याद है एम आर स्क्वायर, हाँ सर याद है एम आर स्क्वायर, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना, ये कांस्टेंट के लिए, ये कब होता है जब मास आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ये वैलिड है। अब यहाँ पर देखो इसका मास कांस्टेंट है क्या, देखो इसका मास हजारों मास होगा, m1 m2 m3 m3, मतलब इसके मास क्या है, टूटे हुए, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस मास, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस मास, वेरिएबल मास, तो उसका मास क्या अलग है, तब करना पड़ता है, तब जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वैसा होता है। देखो आई लिखो, आई होगा, जो आपका m है वो dm बन जाएगा, dm, और r बन जाएगा आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा वो आर स्क्वायर, और यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट dm आर स्क्वायर, इंटीग्रेट dm आर स्क्वायर, इंटीग्रेट dm आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेट dm आर स्क्वायर, तब होगा ये फॉर्मूला होगा आपका इंटीग्रेशन का। जब देखो यहाँ पर मास देखो अलग है ना, देखिए m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, तो मास अलग अलग है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना। ये कब होता है जब मास का कांस्टेंट मतलब 5 kg फिक्स, लेकिन ऐसा थोड़ी यहाँ पे 5 kg फिक्स है, याद है उसका अलग मास है, सब मास अलग अलग जगह क्या है, टूटे हुए। देखो मैं लिखा डीएम मास, क्या लिखा मैंने पे डीएम मास, मैंने एक पॉइंट को माना, पी पॉइंट को माना, और उसका मास क्या माना मैंने, डीएम माना, इसी तरह हजारों मास होंगे यहाँ पे, तो सबको ऐड करना होगा, तो अब तब ये लगाएंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, या इंटीग्रेट डीएम आर स्क्वायर लगाएंगे, समझा। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको इंटीग्रेटेड डीएम आर स्क्वायर आना चाहिए, तब आपका आई निकलेगा, तब आपका आई निकलेगा। यहाँ पर देखो आपको आर स्क्वायर बन गया है, आपको क्या चाहिए, डीएम, क्या चाहिए बाजू में इसके, डीएम और इंटीग्रेट चाहिए ना, तो क्या कर दो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो डीएम से, देखो इसको डीएम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पर बाजू में आएगा डीएम आ जाएगा, तो डीएम आर स्क्वायर, समझ रहा है, देखो मैं उसको देख के बना रहा हूँ, आर स्क्वायर बन चुका, मेरे को डीएम चाहिए, तो डीएम से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, बाजू में भी डीएम, हर जगह डीएम आ जाएगा ना, हर जगह डीएम आपका आ जाएगा, तो डीएम 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 एच स्क्वायर प्लस 2 डीएम एच एक्स, समझ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गया। अब कमी किसकी है सर, इंटीग्रेशन कमी है सर, इंटीग्रेशन कमी है, लगा दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देखो तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, जिस चीज़ की कमी हो लगा दो सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इंटीग्रेशन डी एम आर, अब बन जाएगा आई, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्या आई बन गया, और ये आर है ना, आर के लिए क्या होता है, आर के लिए क्या होता है आई नॉट, तो ये आई नॉट हो गया, और आर नॉट के लिए क्या होता है, आर नॉट के लिए क्या होता है, ये आई सी होता है, तो आई सी बन गया, प्लस देखो अभी एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, एच आपका बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम 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 करके देखो इंटीग्रेशन डीएम कितना होता है, एम कितना होता है, एम होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन डीएम कितना होगा, एम होगा, तो ये एम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एम एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जीरो कितना होता है, ये जीरो होता है, कितना होता है, ये जीरो होता है, सर क्यों जीरो होता है, लिख लो क्या करोगे, होता क्या पता है, यहाँ पे कंसेप्ट होता है एच और एक्स क्या होता है, जरूर मल्टीप्लाई में क्या होता है, जीरो, क्या होता है, तो जीरो हो जाते हैं, ये कंसेप्ट होता है, उसको क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ये जो डीएम एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन 2 डीएम एक्स, वो कितना होता है, जीरो, कितना होता है, वो जीरो होता है, समझ लो क्या होता है, जीरो होता है, समझ गए इसको, कितना जीरो, तो कितना हो गया, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, बी दी योर आंसर, देखो निकल गया आपका आंसर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, बी दी योर आंसर, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, बहुत सिंपल था, देखो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, बी दी योर पहला एक्सिस थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, समझा, सिंपल, मैंने डेफिनेशन बोल दिया, लिख भी दिया, ड्राइव भी कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया, सिंपल था एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर, एक आध बार देख लेंगे, जो करना कुछ नहीं है, एक बार इसमें लगाना, एक बार इसमें लगाना है, फिर सॉल्व करना सिंपल तरीके से। इसको मैंने बोला ये आर नॉट इतना काम हो गया सिंपल तरीके से। फिर मैंने बोला मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए, तो मेरे को इंटीग्रेशन के लिए ये आना चाहिए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर, तो यार डीएम की कमी थी, डीएम से मल्टीप्लाई मार दिया, इंटीग्रेशन चाहिए था, इंटीग्रेशन ले लिया, सिंपल आ गया आंसर। देखो आपको ना स्टेप को ना दिमाग बैठाना है,
कि करना क्या है, डायग्राम समझ के अच्छे से। दो दिख रहा था, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दोनों में लगाया पाइथागोरस थ्योरम, देखो ऐसे याद रखो, उसमें लगाया फिर इसमें लगाया, फिर वहाँ से मैंने उसको यहाँ पे कंपेयर किया, सिंपल सोचो, यहाँ कंपेयर किया, फिर ये बन गया। फिर मैंने बोला कि इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है, आई निकालने के लिए इंटीग्रेशन डीएम आर से करना पड़ता है, मतलब डीएम चाहिए होगा, तो डीएम से क्या कर दो, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। फिर कमी किसकी, इंटीग्रेशन की कमी है, इंटीग्रेशन बोथ साइड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बन गया फॉर्मूला, देखो सिंपल बन गया है कि एकदम सिंपल, सिंपल है, 3 नंबर के लिए आता है, 3 नंबर के लिए आता है, इसको नोट कर लेंगे। अब लास्ट करेंगे आज का लास्ट का टॉपिक, लास्ट टॉपिक दैट्स कॉल्ड व्हाट, चैप्टर खत्म होगा आपका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो लास्ट थ्योरम, एक लास्ट कंसेप्ट दैट्स व्हाट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लास्ट कंसेप्ट है, दैट नेम वाज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये क्या होता है सर, देखो ये सिंपल होता है, ये भी देखो दिख रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब अगर दो एक्सिस कैसे हो, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये क्या है जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो वाई जेड और एक्स आपकी तरह ऐसा आता हुआ, इसको मैं ऐसा बनाया हूँ, है ऐसा, देखो वाई जेड और एक्स ऐसा है, एक्स का ऐसा है, देखो वाई जेड और ये एक्स आपकी तरफ आता हुआ, आपकी तरफ आता हुआ, दैट्स योर एक्स। तो तीनों आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, about any axis is equal to sum of moment of inertia of other axis, मतलब किसी एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है दो अदर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल। समझे, सिंपल है। जैसे बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स प्लस जेड, समझा। तो किसी एक एक्सिस के अलोंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सम होता है किन्हीं दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के, दैट्स कॉल्ड व्हाट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसी को बोलते हैं कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं, किसी एक का किसी दो के क्या होता है, इक्वल होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ गए, खत्म। देखो लिखा हुआ है, इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना, ये जो लिखा है प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन, क्या तो इसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके क्या है वो, देखो ये लैमिना है, क्या ये लैमिना, और ये क्या है, देखो उसके परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, इट्स इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब दो का जो सम होता है वो एक के क्या होता है, बराबर होता है। ये डेफिनेशन हो गया। आई एक्स आई वाई आई जेड क्या है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड रिस्पेक्टिवली जेड एक्सिस, इन सबके क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। समझ गया, देखो निकालने, इसको प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, इसको सिंपली प्रूफ करेंगे, है एकदम सिंपल, है एकदम सिंपल है। देखो कुछ क्या काम करेंगे, पहले देखो, पहले निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, निकाल लो, तो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये रहेगा, याद रखना, यहाँ फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, एम आर स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, क्या रहेगा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, समझे, इंटीग्रेशन। तो देखो, तो यहाँ पर आई एक्स होगा, तो आई एक्स कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन डी एम, तो एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर, ऐसी वाई में क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर होगा, सिंपल है ना। इसमें कितना होगा, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर, सिंपल। देखो फॉर्मूला ये होगा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, तो आई एक्स होगा तो इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, वाई होगा तो वाई स्क्वायर, जेड होगा तो जेड स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, ये सब आना चाहिए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर ऐसा बनेगा, तो आपको निकालना है इंटीग्रेशन, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, समझे। देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर, तो आई एक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, आई वाई कितना होगा, इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर, आई जेड कितना होगा, इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स निकालना है, तो वो क्या होता है, देखो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये क्या आपका सिंपली एक्स एक्सिस है, और ये आपका डी एम मास, ये सिंपली आपका क्या डी एम मास है। देखो ये होता है मास इंटू एम, डी एम मास, आर क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आर क्या परपेंडिकुलर एक्सिस है। देखो तो ये जेड आपका ऐसा नहीं है, जेड आपका ऐसा है, ये ऐसा, ये कैसा ऐसा है, ये आपका ऐसा है, समझे, ये आपका ऐसा है कुछ इस तरह से, ये ऐसा दिख रहा है लेकिन है ये ऐसा, समझा। देखो तो ये हो गया मास डीएम, और ये इसका क्या परपेंडिकुलर, ये इसका क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है, ये सिंपली क्या इसका परपेंडिकुलर। तो देखो ये हो गया इसका डीएम मास, और ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझे, ये मास और ये सिंपली इसका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या होगा, देखो ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, देख लो जरा, ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा ना। देखो ये x तो ये भी x, ये y है ना, ये y है ना, ये क्या आपका y है, तो ये कितना होगा, y होगा। तो देखो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मास ये हो गया, और ये सिंपली क्या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब y। देखो मास हो गया dm, और ये होगा आपका y, क्या होगा आपका सिंपली y हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास एम आर स्क्वायर ना, एम आर स्क्वायर, सिंपल दिख रहा है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसी आई वाई कितना होगा, देखो आई वाई कितना होगा, आई वाई, तो देखो ये आपका वाई, ये आपका सिंपली क्या वाई है, और ये इसका क्या है, देखो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या एक्स है, तो ये एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, समझ रहा है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगा मास, और ये सिंपली उसका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी तरह से आपका आई जेड कितना होगा, आई जेड वो इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। देखो
अब देखो यहाँ पर ना ये आपका z है, ये आपका z है, और इससे इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये r क्या आपका, अब सर ये r, ये तो इमेजिनेशन है, देखो ये r ऐसा है, सर r ऐसा है, ये r आपका ये लैमिना है ना, ये ऐसा बना हुआ, ऐसा है सर लैमिना, क्या है ये लैमिना, इसको अब देखो इसको ऐसा बना नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि ये क्या है आपका बोर्ड है, तो उसको मैंने ऐसा बना दिया, लेकिन है किस तरह से, ऐसा है, इमेजिन करो ये z है और ये ऐसा है, तो एंगल कितना बन रहा है 90, कितना बन रहा है एंगल, देखो एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है, तो ये आपका क्या है, देखो इसको ऐसा बनाता हूँ, हाथ में लग रहा है, ये z है और ये लैमिना है, तो एंगल कितना बन गया 90 बन गया, तो ये आपका r है, क्या सिंपली ये r, देखो ये r आपका है, ये सिंपली क्या आपका r है, तो ये आपका क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या r, तो ये हो गया r स्क्वायर, समझा, हाथ हो गया ख़राब, चलो कोई बात नहीं, समझे, कोई दिक्कत नहीं सर, तो इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका आर क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तीनों आपने सिंपली क्या कर लिए, निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे OPL, OPL का दिख रहा है OPL लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, OPL ये 90 है, ये होगा हाइपो, देखो इन ट्राइंगल OPL लगा दो, इन ट्राइंगल OPL, एंगल L कितना है 90 है, लगा देंगे व्हाट पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा क्या होगा OP का स्क्वायर होगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OL का स्क्वायर प्लस L P का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। OP कितना आपका OP आपका R है, तो हो गया R स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू OL कितना OL आपका कितना है, OL आपका Y है, तो हो गया Y स्क्वायर, और ये आपका कितना X है, ये होगा आपका X स्क्वायर, समझ गए सर। देखो R स्क्वायर निकल गया है, कमी किस चीज़ की है, DM की कमी है ना, अरे सिंपल, देखो एकदम सिंपल, मेरे को क्या चाहिए फॉर्मूला, मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए आई चाहिए, आई के लिए इंटीग्रेशन DM R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर यहाँ बन चुका है, कमी किसकी है DM की, मल्टीप्लाई बाय DM, तो देखो DM आ गया, अरे बहुत सिंपल है कि एकदम सिंपल, अरे सर बहुत सिंपल है, तो एक आधा प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, देखो DM मिल गया। अब कमी किसकी सर, ये इंटीग्रेशन की कमी है, लगा दो इंटीग्रेशन, बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकलता कब है, जब इंटीग्रेशन DM R स्क्वायर होता है, तो DM की कमी थी, DM से मल्टीप्लाई कर दिया, कमी है इंटीग्रेशन की, मार दो इंटीग्रेशन, बचा क्या, निकल गया इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन DM R स्क्वायर क्या होता है, देखो कितना होता है, ये IZ कितना होता है, IZ होता है, देखो फॉर्मूला निकाल दो ना, कितना है ये IZ के बराबर है, IZ इज इक्वल टू ये देखो कितना है IX है, IX प्लस, और ये कितना देखो कितना ये IY, निकल गया आंसर, निकल गया, समझ गए, खत्म। IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, मतलब आपका सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर एक्सिस, किसी एक का किन्हीं दो किस्म के क्या होता है, बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स कॉल्ड व्हाट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। प्रूफ हो गया आपका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होगा, सिंपली आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आया होगा, समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए व्हाट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सब आपको मैंने बता दिया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब आपको ना एक चीज़ बची हुई है, ये समझा अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आया होगा। ये MR स्क्वायर कब होता है, जब मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ मास क्या है, वेरिएबल है, ये मास क्या है, पूरा बटा हुआ है, M1 M2 M3 R3, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन DM, देखो M बन जाएगा DM और आएगा इंटीग्रेशन, तो सबसे जो होता है क्या होता है, DM को जोड़ना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन DM R स्क्वायर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, समझ गया, इंटीग्रेशन DM R स्क्वायर क्यों यूज़ किया मैंने, M मतलब कांस्टेंट होता है, सब समझ गया, कोई दिक्कत, ये समझ गया व्हाट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सब आपको अच्छे समझ में आ गया कि चीज़ें आपको मैं बता दिया। अब बचा क्या पता है, आपका क्लास का चार्ट बचा हुआ है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करा देता हूँ मैं, एक बाजू में लिख देता हूँ, फिर आप उसको देख लेंगे और आपका आज का टॉपिक क्या होगा सिंपल तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब डिफरेंट बॉडीज़ के क्या होंगे, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, वो क्वेश्चन पूछता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क कितना होता है, आपको लास्ट पेज में देखो लिखा होगा, तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें लिख देता हूँ और आपका टॉपिक क्या होगा सिंपल आज का होगा खत्म होगा, तो मैं बाजू में लिख देता हूँ, फिर क्या कर लेते हैं आप उसको याद कर लेते हैं। तो मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके चार्ट के पीछे लिखा होगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया हूँ जो आपको क्या होगा याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या होगा काम आएगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अबाउट इट्स सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, एक्सिस पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये पूरा होता है, क्या होता है, देखो ये रिंग है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू सेंटर, अगर एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही हो, तो कितना होगा फिर MR स्क्वायर होगा, कितना होगा MR स्क्वायर, जो अपने याद भी है, हाँ से याद है, तो देखो डायमीटर क्या लाऊं, अगर वो रिंग के कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस डायमीटर से पास हो रहा है, इफ एन एक्सिस पास थ्रू इट्स डायमीटर देन कितना हो, हाफ, कितना हाफ हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड हाफ MR स्क्वायर। और भी है लेकिन दो आपको याद रखना है, एक रिंग का कितना होता है हाफ MR, कितना MR स्क्वायर कब होता है, जब सेंटर से पास होता है, जब डायमीटर से पास होगा कितना होता है, आधा हो जाएगा, मतलब हाफ MR स्क्वायर हो जाएगा, को खत्म। देखो अब देखो डिस्क का, अगर डिस्क में सेंटर से पास होगी कोई एक्सिस, तो डिस्क का क्या होगा, हाफ MR स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, हाफ MR स्क्वायर विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, समझ गए। देखो
अब एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आपको सिर्फ याद रखना 2/5 mr², 2/5 mr² विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, याद 2/5 mr² विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, समझ गए सर। फिर रॉड का कितना होगा, एक रॉड है उसका लेंथ l है, एक रॉड है उसका लेंथ क्या है l है, तो उसके अब एक सेंटर से एक एक्सिस पास की जाए, उसके सेंटर से एक एक्सिस पास की जाए तो उसके सेंटर के अलोंग अगर एक एक्सिस पास की जाएगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml², कितना होगा ml²/12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पास टू इट्स, रॉड के सेंटर से अगर एक रॉड पास की जाए, एक एक्सिस पास की जाए तो कितना होगा, तब कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, कितना होता है ml²/12 विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पास टू इट्स सेंटर, समझिए कितना होता है ml²/12 होता है। एक लोग सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर क्या है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, कितना होता है देखो ml²12, आपको याद है सिर्फ लगा दो mr²/4 लगा दो, क्या लगा दो mr²/4 लगा दो और ml²/12 बी दी व्हाट सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, समझ गए, ये को याद रखना है सर। ये नीचे कुछ मैंने लिख दिया हूँ, ये आपको है पेपर के अंदर, रेडियस ऑफ क्या होता है उसको, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, क्या होता है उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ये क्या है सर, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, देखो एकदम सिंपल होता है, एक कोई बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, एक कोई बॉडी है उसका क्या है mr² क्या है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर उस बॉडी को मैं चेंज कर दूं, उस बॉडी को डिफॉर्म कर दूं, उस बॉडी का मैं शेप लेंथ सब चेंज कर दूं तो उसका मैं क्या रेडियस रखूं, उसका मैं क्या रेडियस रखूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के जैसा रहे, दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, समझ गए। एक कोई बॉडी है उसका कुछ रेडियस है r, उसका रेडियस है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आ रहा है 5, कुछ आ रहा है 5, तो उसको किसी ने डिफॉर्म कर दिया, उसको पतला कर दिया, तोड़ दिया, उसको कम कर दिया, उसका शेप चेंज कर, शेप क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि r बदल जाएगा, तो मैं इसको क्या r फिर से रखूँ, तो मैं उस बॉडी का क्या r रखूँ, उसका रेडियस क्या रखूँ, मैंने कैसे उसका रेडियस को मैं क्या रखूँ ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले के बराबर हो जाए, दैट्स कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, समझ, उसी को अपने कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर्मूला था I = mr² था ना, r हटाओ k डाल दो, r हटाओ k डाल दो, दैट्स कॉल्ड k मतलब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो mr² क्या आएगा k, तो I = mk², फॉर्मूला क्या है I = mk², r हटाओ k लाओ k², तो k² = I/m, तो k which is equal to √I/m, k कॉल्ड व्हाट रेडियस ऑफ गायरेशन, समझ गए। एक कोई बॉडी है, कोई सिंपल कोई बॉडी है, उसका कुछ मास है, उसका कुछ रेडियस है, तो उसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस बॉडी का मास में ज़्यादा, उस बॉडी का मास में कम कर दूं या बढ़ा दूं तब उसका रेडियस क्या रखूं, तब उस रेडियस को मैं बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, कुछ भी करूंगा, जो रेडियस में फिक्स करूंगा या जो रेडियस में फिक्स करूंगा ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पहले के बराबर ही रहे, तो वो जो रेडियस आप रेडियस फिक्स करेंगे उसको क्या बोलेंगे, आप रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे, समझ गए। फॉर्मूला क्या है I = mk², k इसको रेडियस ऑफ गायरेशन, समझ गए। तो k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू अगर r है तो वो रिंग के लिए होती है, अगर कोई रिंग है या कोई सॉलिड या कोई हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर हो या फिर रिंग हो, हॉलो सिलेंडर या फिर रिंग हो, तो वहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है, r होती है, k r/2 का होता है। कोई डिस्क होगा तो वहाँ पे k कितना होगा, r/2, आपको याद होना चाहिए, इसे क्वेश्चन के अंदर काम आएगा, कोई डिस्क देकर रखेगा तो वहाँ आपको आना चाहिए कि k क्या होगा, k क्या होगा आपका r/2 होगा, और अगर कोई स्फीयर है तो वहाँ पे कितना होगा √2/5r, कितना होगा √2/5r होगा, समझ गए, √2/5r होगा, किसके लिए, स्फीयर के लिए होगा, इसको याद कर लेंगे, ये सब नोट याद कर लेंगे। इतना अगर आपने कर लिया गारंटी के साथ इस चैप्टर के अंदर एक नंबर भी कटेगा नहीं, गारंटी। अब इसका मतलब ये नहीं मैं गारंटी दे दी आप क्वेश्चन ना करो, आप जितना मैंने कराया सबको अच्छे से नोट कर लो, सब सिंपल था, मजा एकदम, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है एक तरह का, लेकिन बहुत सिंपल था, आपने सॉल्व किए, एकदम हलवा था कि नहीं, एकदम सिंपल चैप्टर था, पूरा आपको कवर कर लिए, पूरा कवर कर लिए, इस चैप्टर के अंदर से कुछ भी नहीं बचा, इस साल जो आने वाला है पूरा सॉल्व कर लिए, एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन सब मैं आपको बता चुका हूँ, आपको डेरिवेशन के साथ सॉल्व कैसे करना है, एक एक फॉर्मूला सब आपको बता दिया, मैंने ट्रिक और सब बता दिया, समझे। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन भी आते हैं तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, वरना कभी आप उसको क्या बना देंगे, वीडियो बना देंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके, जितना मैंने फॉर्मूला लिखा हूँ उन फॉर्मूले को याद रखो, उस फॉर्मूले को एक नोट बना लो, उन फॉर्मूले को यूज़ करो न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपके अधिकतर न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व जाएंगे। ये जो लिखा हो ना 4-5 न्यूमेरिकल तो आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होगा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, फॉर्मूला 2/5 mr², मास और दिया होगा, रेडियस दिया होगा, आंसर आ गया, खत्म। कितने क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व जाएंगे, कितने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व आएंगे, कितने क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छे जो क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको वही बता दूंगा, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके एक नंबर भी कटने वाले नहीं है। तो क्या करेंगे, वीडियो क्या करेंगे, अगर आपने कुछ सीखा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और दोस्तों क्या करेंगे उसको फैला देंगे ताकि उनको भी कुछ क्या हो, फायदा हो सके, समझ रहे हो। तो पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ डाउट क्या करेंगे कमेंट करेंगे, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।